इस दुनिया में कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिनके अंदर है अनोखी पावर, और अगर ये कार्ड आपको मिल जाए तो वो पावर आपके पास भी आ जाएगी। और एक ऐसा ही कार्ड एक महल के अंदर भी होता है, जिसको चुराने के लिए महल में एक लड़की आ जाती है और वो उस कार्ड को चोरी करके भाग रही होती है। यहाँ पे गार्ड्स उसके पीछे जा रहे होते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे लड़की एक गेट के पास पहुंचती है। गार्ड्स को ऐसा लगता है कि लड़की ने हार मान लिया, लेकिन यहाँ पे लड़की तुरंत ही अपने कार्ड्स के पावर का इस्तेमाल करके सभी गेट्स के ऊपर बम लगा देती है, और फिर उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पे गार्ड्स के ऊपर लगातार गोलियां चलाई जा रही थी ताकि लड़की को वहाँ से सेफली निकाला जा सके। लेकिन जैसे ही लड़की हेलीकॉप्टर में पहुंच जाती है, उसके बाद नीचे का एक गार्ड लगातार मशीन गन से हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन फिर बाद में यही लड़की अपने कार्ड का पावर का इस्तेमाल करके एक मिसाइल उसकी तरफ छोड़ देती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और ग्रुप था जो कि सारी चीजें देख रहा था, और उन्हीं ग्रुप का एक मेंबर यहाँ पे तैयार था लड़की के ऊपर गोली चलाने के लिए। और इसके अलावा महल के राजा को भी सारी बात बता दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ ऑर्डर नहीं देता। वो बस यहाँ पे एक औरत को देख रहा होता है, और थोड़ी देर के बाद एक बहुत ही तेज से हवा चलती है, और यहाँ पे जो लड़की कार्ड्स को चोरी करके भाग रही थी उसके हाथ में जो सूटकेस था वो खुल जाता है। उसके पास जितने भी कार्ड्स थे वो बिखर जाते हैं पूरे स्पार्टा में। फिर इसके एक महीने के बाद हम एक लड़के को देखते हैं और उसका नाम होता है फिन, जो कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पीते हुए सारी चीजों को ध्यान से देख रहा होता है। वो देखता है कि फूड स्टॉल के सामने एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में एक महंगी वॉच है। वहीं पे दो लोग हैं जिनके पास फोन है, और वो ये भी देखता है कि एक लड़का जिसके हाथ से उसका डॉग छूट गया है। इसके बाद वो तुरंत ही कोल्ड ड्रिंक को फेंक देता है डस्टबिन में, जो कि स्टॉल के जस्ट सामने था, और यहाँ पे दोनों का ध्यान भटक जाता है। उतने देर में वो एक सॉसेज निकालता है और यहाँ पे डॉग को अपने पास बुलाता है, और वो उस डॉग को इस आदमी के पास ले आता है। और फिर यहाँ पे फिन को मौका मिल जाता है इस आदमी के पास जाने का, और वो तुरंत ही उसके पास जाकर के डॉग को वापस ले आता है। इसके बाद वो उन दोनों आदमियों के पास चला जाता है जिनके पास फोन था, और फिर वो आखिरी में उस बच्चे को उसका डॉग लौटा देता है। लेकिन इतनी देर में यहाँ पे फिन ने चोरियां कर ली थी। उसने वो वॉच चुरा ली और वो महंगे फोन भी चुरा लिए। इसके बाद वो चला आता है अपने ऑर्फनेज में, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसे पता ये चलता है कि लैंड का जो ओनर है, यानी कि ऑर्फनेज जहाँ पे बना है, उसका ओनर लगातार लिंसी से बात कर रहा होता है, यानी कि ऑर्फनेज का डायरेक्टर। और यहाँ पे दोनों के बीच में बातें ये हो रही होती हैं कि ऑर्फनेज को खाली करना होगा, क्योंकि लैंड का जो ओनर है वो चाहता है यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाना। लेकिन अगर लिंसी चाहता है कि यहाँ पे ऑर्फनेज रहे तो उसको अच्छे खासे पैसे देने होंगे ओनर को। अभी सारी बातें यहाँ पे फिन सुन लेता है। फिन डिसाइड करता है कि वो लिंसी की मदद करेगा ताकि ऑर्फनेज यहाँ से कहीं ना जाए। इसके बाद वो एक शॉप में चला आता है, और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि जितने भी सामान उसने चुराए थे वो उनको यहाँ पे बेच देगा। लेकिन जब वो बेचने के लिए जाता है तो उसे पता ये चलता है कि जो वॉच उसने चुराई थी वो नकली है। इसके अलावा बाकी सामानों का भी उसे अच्छा खासा पैसा नहीं मिल रहा था, तो डिसाइड करता है कि वो अपना टी शर्ट भी बेच देगा। लेकिन इसके बावजूद भी उसको अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पे जो ओनर होता है शॉप का, वो देख लेता है कि फिन के जैकेट में कार्ड है, और वो फिन को बोलता है कि मैं तुम्हें इस कार्ड के बदले अच्छे पैसे दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे फिन इस कार्ड को बेचने से मना कर देता है। तो ये सुनने के बाद ये ओनर गुस्सा हो जाता है और फिर फिन को अपनी दुकान से निकाल देता है। फिन डिसाइड करता है कि अगर उसे जल्दी पैसे कमाने हैं तो उसे गैम्बलिंग करना होगा, इसलिए तुरंत ही चला आता है कसिनो में। और यहाँ पे आने के बाद वो तुरंत ही जुआ खेलना स्टार्ट कर देता है। अब उसकी किस्मत इतनी तो अच्छी थी कि स्टार्टिंग में वो लगातार जीत रहा था और बाकी लोग लगातार हार रहे थे, इसलिए लोग खेलना ही छोड़ देते हैं। फिन को ऐसा लगता है कि शायद अब उसके साथ कोई खेलना चाहता नहीं है, इसलिए वो भी सोचता है यहाँ से जाने का। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, उसका नाम होता है लकी। वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम मुझे हरा के दिखाओ। यहाँ पे फिन कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें आराम से हरा दूंगा, क्योंकि फिन लगातार जीत रहा था। लेकिन अब होता इसका उल्टा है। यहाँ पे लकी बहुत ही आराम से फिन को हरा देता है और उसके सारे पैसे को अपना बना लेता है। इसके बाद फिन को ऐसा लगता है कि अब उसको यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जब वो यहाँ से जा रहा था तो वो देखता है लकी को, जो कि एक दूसरा गेम खेल रहा होता है और उसमें भी वो लगातार जीत रहा होता है। और तब यहाँ पे फिन देख लेता है कि लकी के पास एक टोकन है जिसके अंदर खूब सारे पैसे हैं। इसलिए फिन यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो लकी के उस टोकन को चुरा लेगा। लेकिन जब भी वो उसको चुराने जाता कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती। लेकिन फिर आखिर में यहाँ पे लकी डिसाइड करता है कि अब वो इस कसिनो से चला जाएगा अपने पैसे को लेकर के। लेकिन तभी उसके पास एक मैनेजर आता है और बोलता है कि देखिए आपके पैसे हमने एक अलग रूम में रखे हैं, आप प्लीज हमारे साथ आइए। और लकी इसके लिए मान जाता है। लकी जाने वाला था मैनेजर के साथ, लेकिन वो अपने साथ फिन को भी ले आता है। और फिर यहाँ पे आने के बाद वो पूछता है कि कहाँ है मेरे पैसे। लेकिन यहाँ पे मैनेजर बोलता है कि मैं तुम्हें कोई पैसे देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने चीटिंग की है। और इतना बोलने के बाद वो अपने दो गार्ड्स को बोलता है कि एक काम करो, इसके हाथ के ग्लव्स को निकाल दो, मुझे लगता है कि इसके हाथ के ग्लव्स में कुछ तो है। ये सुनने के बाद यहाँ पे लकी अपने दोनों ग्लव्स को एक साथ जोड़ देता है। फिर उसके बाद ये जो गार्ड्स थे ये दोनों अपने आप ही खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। ये चीज देखने के बाद तो मैनेजर भी हैरान था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो अपने तीसरे गार्ड को बोलता है कि एक काम करो, तुम उसकी तलाशी लो। लेकिन इस गार्ड का नाम होता है बॉबी, और वो बोलता है कि मेरा खुद का एक काम है। इतना बोलने के बाद वो एक कार्ड निकालता है और उसके हाथ में आ जाता है ग्लव्स। अब इसके बाद ये किसी भी चीज को छुएगा तो वो मार्बल में बदल जाएगा। इसके बाद वो मैनेजर का एक हाथ ही मार्बल में बदल देता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैनेजर यहाँ पे दूसरे हाथ से गोली चलाने की कोशिश करता है बॉबी के ऊपर, तो बॉबी इस बार उसका सिर ही फोड़ देता है मार्बल से। फिर इसके बाद वो चला आता है डायरेक्ट लकी के पास, और उसको यहाँ पे पता होता है कि लकी के पास एक बेटी है जो कि 7 साल की है और एक प्रेग्नेंट बीबी है। इसलिए वो लगातार उसको धमकी देता है कि मैं तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा अगर तुमने मुझे
कार्ड नहीं दिया और यहाँ पे लकी फाइनली उसको कार्ड दे देता है। बॉबी को ऐसा लगता है कि उसको कार्ड मिल गया और वो वहाँ से जाने वाला है, लेकिन तभी वहाँ पे आता है क्रिस, जो कि फिर अपनी कार्ड का पावर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे लगातार गोली चलाने लगता है बॉबी के ऊपर। अब इन दोनों की फाइट की वजह से लकी डर जाता है। लकी तुरंत ही पीछे भाग रहा होता है, लेकिन मार्वल की वजह से वो स्लिप कर जाता है और एक गन के ऊपर गिरता है, जिसके बाद गोली चल जाती है। फिर इसके बाद लकी यहाँ पे मरने वाला था और वो बॉबी को बोलता है कि प्लीज मुझे मेरा कार्ड दे दो, मैं बच जाऊंगा। लेकिन बॉबी उसको कार्ड देता नहीं, बल्कि उसका सिर उड़ा देता है और फिर इसके बाद वो चले जाता है लगातार क्रिस से फाइट करने के लिए। अब दोनों लगातार एक दूसरे पे गोली चला रहे होते हैं। फिर इसके बाद क्रिस फिन को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। फिन लगातार भागने लगता है, लेकिन रास्ते में टकरा जाता है बॉबी से और बॉबी यहाँ पे फिन को कुछ करता नहीं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान था क्रिस पे। और फिर इसके बाद वो बोलता है क्रिस को कि मेरे को कार्ड मिल गया है, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। लेकिन जैसे वो अपनी जैकेट में हाथ डालता है तो उसको पता चलता है कि कार्ड उसके पास नहीं है, क्योंकि वो कार्ड फिन ने चुरा लिया था। और यहाँ पे फिन किसी और की गाड़ी चुरा करके लगातार भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी बॉबी उसका पीछा करते हुए वहाँ पे आ जाता है और बॉबी फिर लगातार उस पर मार्वल से हमला कर रहा था। लेकिन यहाँ पे फिन लगातार अपने आप को बचा रहा था और उतनी देर में क्रिस भी वहाँ पे आ जाता है। तीनों ही लगातार एक दूसरे को चेस कर रहे थे, लेकिन क्योंकि सड़क पे कई सारी गाड़ियां थी तो इसकी वजह से किसी एक का यहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर लगातार हर एक गाड़ी का एक्सीडेंट होने लगता है। फिन तो यहाँ पे अपने आप को बचा लेता है, लेकिन जब क्रिस अपने कार से निकलता है तो वो देखता है कि क्रिस बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। क्रिस उसको बोलता भी है कि एक काम करो, अपना कार्ड मुझे दे दो और यहाँ से भागो, लेकिन फिन ऐसा करता नहीं। इसके अलावा इस कार के क्रैश में बॉबी भी बच गया होता है। वो तुरंत ही अपनी कार से बाहर आता है और फिन को बोलता है कि वो कार्ड मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो मैं ये मार्वल तुम्हारे सिर के आर पार कर दूंगा। अब यहाँ पे फिन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो तुरंत ही अपना कार्ड निकालता है और उस कार्ड को बदल देता है एक गन में और वो तुरंत ही गोली चला देता है बॉबी के ऊपर। यहाँ पे बॉबी भी मार्वल से हमला करता है, लेकिन आखिरी में फिन बच जाता है और यहाँ पे बॉबी की हो जाती है मौत। लेकिन इसके बाद जब वो क्रिस की तरफ देखता है तो देख करके हैरान था कि क्रिस की हालत अब पहले से ठीक हो गई है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्रिस के घाव भर कैसे गए। इसके बाद क्रिस और फिन दोनों ही एक दूसरे पे गन तान के खड़े हो जाते हैं और फिर यहाँ पे क्रिस बोलता है कि अपना कार्ड मुझे दे दो। फिन ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद क्रिस उसके पास चला जाता है और बोलता है कि एक काम करो, अगर तुम मुझे अपना कार्ड नहीं दोगे तो एक काम करो, मुझे गोली मार दो। लेकिन फिन ऐसा कर नहीं पाता और उसके थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक और कार आती है, जिसके अंदर से कई सारे ट्री वाइन्स निकलते हैं और फिर यहाँ पे फिन हो जाता है बेहोश। जब फिन होश में आता है तो वो यहाँ पे हेडक्वार्टर में था, जिसके अंदर क्रिस काम किया करता था और यहाँ पे उसके साथ कई सारे और लोग भी थे। यहाँ पे बर्नार्ड उसके लिए चाय लेकर के आता है और यहाँ पे विजय उसका हाथ खोल देता है। लेकिन यहाँ पे फिन डायरेक्टली चाय पीने नहीं बैठता, बल्कि वो लगातार सबको देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये लोग कौन है। और वो हैरान था कि जब बर्नार्ड उसका पूरा नाम बोलता है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। इन लोगों को पता है कि फिन की हैबिट क्या है, फिन को क्या पसंद है और क्या ना पसंद है। इसके अलावा फिन की बॉडी पे उसके बर्थ मार्क कितने हैं, इनको इसके बारे में भी पता है। और फिर वहाँ उस रूम में आ जाता है क्रिस, जिसके हाथ में कार्ड था फिन का। फिन अपना कार्ड लेना चाहता था, लेकिन तभी यहाँ पे क्रिस एक बंदूक निकालता है और उसके मुंह में डाल देता है और उसको बोलता है शांति से बैठे रहने के लिए। तभी फोन की घंटी बजने लगती है और यहाँ पे बर्नार्ड चले जाता है फोन को उठाने के लिए और यहाँ पे उसका सुपीरियर उसको बताता है अगले मिशन के बारे में। और बर्नार्ड चाहता था कि इस मिशन में फिन भी उनका साथ दे, इसलिए फिर यहाँ पे बर्नार्ड फिन को समझाने लगता है कि जो कार्ड तुम्हारे पास है, इसी तरीके से और भी कई सारे कार्ड हैं और अगर कोई भी आदमी इस कार्ड को एक्वायर कर लेता है तो उसको प्लेयर्स बोला जाता है और कोई भी प्लेयर एक बार में केवल एक ही कार्ड की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा बर्नार्ड यहाँ पे उसको एक मैप दिखाता है और बोलता है कि ये देखो, ये जो 4 कंट्रीज तुम्हें दिखाई दे रही हैं, इन 4 कंट्रीज में कई सारे कार्ड्स बिखर गए हैं और इन कार्ड्स की पावर का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। इसलिए किंग जूलियस ने हमें ये काम दिया है और वो ये चाहते भी हैं कि हम लोग उन कार्ड्स को इकट्ठा करें ताकि किसी गलत हाथों में ना लग जाए। इसके अलावा बर्नार्ड यहाँ पे फिन को अपना शॉप दिखाता है और बोलता है कि हम लोग कार बेचने का काम करते हैं। देखो, वैसे तो हमारा काम है कार्ड्स को कलेक्ट करने का, लेकिन सभी लोगों के सामने हम एक नॉर्मल सेल्समैन दिखाई देते हैं। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ता है ताकि हम लोग लोगों के सामने ना आ जाए और कोई भी ग्रुप डायरेक्ट हम पे आकर के हमला ना करे। लेकिन सारी चीजें पता चल जाने के बावजूद भी यहाँ पे फिन डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उन्हें इनको ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। तो बर्नार्ड उसको बताता है कि देखो, कल जिस आदमी को तुमने गोली मारी वो एक ग्रुप को बिलोंग करता था और उस ग्रुप का नाम है क्लॉन्डाइक गैंग, और क्योंकि तुम्हारे पास भी अब एक कार्ड है तो वो ग्रुप बहुत ही आराम से तुम्हें ट्रेस कर सकते हैं, जिसके बाद वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगर तुम अपनी सेफ्टी चाहते हो तो हमारे साथ मिलकर के काम करो और चिंता मत करो, हम तुम्हें अच्छा खासा सैलरी भी देंगे। और यहाँ पे सैलरी सुनने के बाद फिन अचानक से मान जाता है, क्योंकि फिन को अच्छे खासे पैसे चाहिए थे। इसके बाद बर्नार्ड यहाँ पे फिन को ये समझाता है कि देखो, हमारे जॉब का एक रूल है कि तुम्हें पब्लिक के सामने केवल यही दिखाना है कि तुम एक सेल्समैन हो। और फिर इसके बाद यहाँ पे फिन की जिम्मेदारी दे दी जाती है क्रिस को। क्रिस लेके चला जाता है फिन को एक सूट शॉप में और यहाँ पे उसके लिए एक अच्छा सा सूट बनवाता है, क्योंकि उसको सेल्समैन की तरह दिखना चाहिए। लेकिन सूट को तैयार होने में अभी टाइम लगेगा, तो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले आते हैं खाना खाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे आते ही क्रिस तुरंत एक लड़की से बात करने लगता है, लेकिन वहीं पे फिन का ध्यान जाता है एक वेटर की तरफ और यहाँ पे एक आदमी लगातार वेटर को डांट रहा होता है, क्योंकि इस
वेटर ने गलती से इस आदमी के ऊपर पानी गिरा दिया था। वेटर इसके बाद लगातार माफी मांग रहा होता है, लेकिन ये आदमी उसकी कोई बात नहीं सुनता और तुरंत ही फिर बीच में फिन आ जाता है। वो इस आदमी को समझा रहा होता है, लेकिन ये आदमी फिन की भी बात नहीं सुनता और वो तुरंत ही उस पर हाथ उठा देता है। लेकिन यहाँ पे क्रिस उसका पंच ब्लॉक कर लेता है और उसके बाद उसको टेबल पे गिरा देता है और बेइज्जती हो जाने के बाद ये आदमी इधर से चला जाता है। इसके बाद ये लगातार वेटर फिन को थैंक यू बोल रहा होता है कि तुमने मेरी जान बचा ली, नहीं तो आदमी तो आज मेरे को पीट ही देता। लेकिन यहाँ पे फिन बताता है कि देखो मुझे थैंक यू मत बोलो, ये सब तो क्रिस ने किया है। और इसके बाद दोनों की नजर जाती है क्रिस के ऊपर, जो कि यहाँ पे लड़की के साथ बिजी था। फिर रात हो जाने के बाद फिन चला आता है अपने ऑर्फनेज में और यहाँ पे वो लिंसी को सारी बात बता देता है कि मेरे को एक जॉब मिल गई है जो कि मेरे को अच्छी सैलरी देने वाली है, इसलिए चिंता मत करो, अब मैं इस ऑर्फनेज को कुछ होने नहीं दूंगा। इतना बोलने के बाद वो ऑर्फनेज के ही बगल में एक घर था, वहाँ चला जाता है सोने के लिए। लेकिन ठीक सुबह 4 बजे के करीब क्रिस का उसे कॉल आता है और यहाँ पे क्रिस बोलता है कि नीचे आ जाओ। जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि क्रिस के पास एक अच्छी कार है और वो कार में आके बैठ जाता है और वो इससे पहले कि उससे कुछ भी पूछता उसको वहाँ पे एक लड़की की इयरिंग दिखती है और वो समझ जाता है कि क्रिस ने कार में कुछ तो किया है। इसके बाद क्रिस उसको बताता है कि देखो हमारा जो पहला मिशन है उसमें हमें एक चोरी की कार को रोकना है, क्योंकि पता ये चला है कि उस चोरी की कार में एक ऐसा आदमी है जिसके पास कार्ड है और उसकी पावर का वो इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पे लगातार पुलिस वाले भी पीछे पड़े होते हैं वैन के, लेकिन ये दोनों वैन तक पहले पहुंच जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्रिस अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला था और यहाँ पे फिन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन तुरंत ही उनके कार के ऊपर एक आदमी आ जाता है और इस आदमी को देखने के बाद यहाँ पे फिन समझ जाता है कि आदमी तो वही वेटर है जिसकी उसने जान बचाई थी और उसे पता चलता है कि वेटर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है चोरी करने के लिए। इसके बाद क्रिस यहाँ पे इस आदमी पे गोली तो चलाता है, लेकिन उसकी गोली का इस आदमी पे कोई असर नहीं होता, उल्टा ये आदमी लगातार इनकी कार को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तभी यहाँ पे क्रिस समझ जाता है कि उनको कहीं दूर जाके लड़ना होगा, इसलिए ये तीनों एक सुनसान जगह पे आ जाते हैं। यहाँ पे फिन लगातार गोलियों से हमला कर रहा होता है वेटर के ऊपर, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। फिर यहाँ पे क्रिस एक प्लान के साथ आता है, वो अपनी कार से स्पीड में इस आदमी को ठोक देता है और उसको ऐसा लगता है कि शायद ये आदमी रुक जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि आदमी यहाँ पे लगातार कार को अभी भी डिस्ट्रॉय कर रहा था और उसने अपने हाथों से क्रिस का गला पकड़ लिया था। अब यहाँ पे क्रिस की किस्मत अच्छी थी कि कार और वो आदमी तीनों ही चले जाते हैं सीधा पानी के अंदर और यहाँ पानी के अंदर आ जाने के बाद इस वेटर की पावर कमजोर पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि क्रिस कार के अंदर ही फंस जाता है और उसका गेट खुल नहीं रहा था। लेकिन यहाँ ऊपर खड़ा फिन तुरंत ही निशाना लगाता है गेट के ऊपर और उसका निशाना लग भी जाता है, जिसके बाद गेट खोल करके क्रिस बाहर आ जाता है और फिर इसके बाद ये दोनों मिल करके उस आदमी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। और बाद में इन लोगों को ये बात पता चलती है कि आदमी एक्चुअली सड़क पे घूम रहा था जब इसको ये कार्ड मिला था और इस आदमी के ऊपर काफी सारा कर्जा था, इसलिए इस आदमी ने डिसाइड कर दिया कि वो चोरी करेगा अपना कर्जा उतारने के लिए। फिर इसके बाद अगले दिन जब फिन फिर से क्रिस से मिलता है तो यहाँ पे क्रिस उसकी तारीफ करता है और बोलता है कि तुम्हारा निशाना अच्छा था जिसकी वजह से मैं कार से निकल पाया, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास जो कार्ड है उसको बहुत ही कमजोर कार्ड माना जाता है और उसकी पावर भी बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है। और यहाँ पे बर्नार्ड को अपने सुपीरियर्स का कॉल आता है, वो लोग यहाँ पे बर्नार्ड को ये बता रहे होते हैं कि अगर फिन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको निकाल दो। लेकिन यहाँ पे बर्नार्ड को फिन के ऊपर भरोसा था। और रात हो जाने के बाद इधर पे एक लड़की होती है जो कि लगातार एक गॉड से प्रे कर रही थी। इस लड़की के पास भी एक और कार्ड है और ये लड़की लगातार प्रे करते हुए बोल रही होती है कि हम जो काम करने वाले हैं उसमें हमें सफलता मिले। लेकिन यहाँ पे फिन अगले दिन चला आता है उसी शॉप में जिस शॉप में उसने अपना सूट बनवाने के लिए दिया था। वो अपना सूट पहन करके बाहर आता ही है कि वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी का किडनैप हो चुका है। वो तुरंत ही कार को चेस करने लगता है और यहाँ पे जो कार के अंदर जो किडनैपर्स थे वो लगातार लियो को बोल रहे होते हैं कि अपने फादर को कॉल करो और हमें $10 मिलियन ला करके दो। लेकिन यहाँ पे लियो बोलता है कि मुझे मेरे फादर का नंबर नहीं पता। इसके बाद वो लोग फिर से डराने लगते हैं लियो को कि हम तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे लियो को डर नहीं लग रहा था, लेकिन तभी उनका ध्यान इस बात पे जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि फिन होता है। और यहाँ पे फिन तुरंत ही अपने कार्ड की पावर का इस्तेमाल करता है और अपने पास बंदूक मंगा लेता है। इसके बाद वो कार के टायर पे हमला करता है और कार का हो जाता है एक्सीडेंट। अब यहाँ पे फिन को एक मौका मिल जाता है कि वो लियो को यहाँ से लेकर के अपने साथ भाग सके और वो लियो को लेकर के आ जाता है अपने साथ एक रेस्टोरेंट में। लेकिन यहाँ पे लियो उसी पे चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारा एक तो रूड बिहेवियर और ऊपर से तुमने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया। फिन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी वो किडनैपर्स वहाँ पे आ जाते हैं और वो लगातार लियो को बोल रहे होते हैं कि तुम्हें हमें पैसे देने होंगे क्योंकि तुम्हारे फादर की गलती की वजह से आज हमारे फादर को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। और फिर ये किडनैपर समझाने लगते हैं कि हमारे फादर का स्मॉल बिजनेस है और यहाँ पे लियो के फादर ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स दिए थे हमको, लेकिन फिर एंड टाइम पे उन्होंने कैंसिल कर दिए और यही कारण है कि हमने जो पैसा लिया था मार्केट से वो हमें लौटाना होगा। लेकिन यहाँ पे लियो बोलता है कि देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बिजनेस है और प्लीज ऐसा मत करना कि तुम गरीब हो, ये मेरे को चाहिए नहीं। अब यहाँ पे सुनने के बाद ये किडनैपर्स गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लियो को सिंपैथी नहीं दिखाता। लेकिन फिर यहाँ पे बीच में फिन आता है, वो सिंपैथी भी दिखाता है और बोलता है देखो मैं समझता हूँ तुम्हारे साथ हुआ है गलत, लेकिन इस तरीके से लियो का किडनैपिंग करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी किडनैपर सुनते नहीं और तीनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है क्योंकि रेस्टोरेंट के ओनर ने फाइटिंग के बाद पुलिस बुला ली थी। अब पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करके ले जाती
जाती है। यहाँ पे लियो और फिन को एक साथ रखा जाता है और वहीं पे किडनैपर्स को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी लियो का एटीट्यूड नहीं बदलता। अभी भी लियो को देखने के बाद ऐसा ही लग रहा होता है कि जैसे वही सबसे ज्यादा सुपीरियर है और वो जैसा बोलेगा वैसा ही होगा। और यहाँ पे फिन को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आता और ये दोनों थोड़ी देर तक आपस में बहस करते हैं। लेकिन उसके बाद लियो निकल जाता है बाहर और यहाँ पे फिन भी उसका पीछा करने लगता है। फिर इसके बाद यहाँ पे लड़की जो है जिसने उन दोनों को अरेस्ट किया था वो अपने जाके ऑफिसर को बोलती है कि वो दोनों यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन उसका सीनियर यहाँ पे उसको बताने लगता है कि देखो उन दोनों को जाने दो, वैसे भी उन दोनों से बात करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर तुम उन दोनों के पीछे जाना चाहती हो तो जा सकती हो। और फिर इधर पे हम देखते हैं कि इन दोनों किडनैपर्स को एक साथ जेल में रखा जाता है। लेकिन तभी इनकी जो साथी होती है निक वहाँ पे आती है और जेल को आग लगा देती है और उसके बाद वो दोनों अपने भाइयों को बचा लेती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फिन को, जो कि अभी भी लगातार लियो का पीछा कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाता है और फिर वो आ जाता है लियो के सामने हॉट डॉग के साथ। और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं लियो को तकलीफ हुई है, इसलिए वो लियो से माफी भी मांगता है। और वो ये भी बोलता है कि पुलिस स्टेशन में जो हम दोनों के बीच में बहस हुई है उसके लिए भी मुझे माफ कर दो। इसके बाद यहाँ पे लियो जो है फिन की सारी बातें सुनने लगता है और फिन यहाँ पे उसको बता रहा होता है कि कैसे मैं एक ऑर्फनेज में रहता हूँ और मेरे माँ बाप मर चुके हैं। ये सब सुनने के बाद लियो को ऐसा लग रहा होता है कि शायद यहाँ पे फिन सिंपैथी चाहता है ताकि मैं उसको माफ कर दूं। लेकिन आखिरी में फिन ये बात बताता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाप दिखते कैसे हैं, क्योंकि मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद मैंने अपनी सारी मेमोरी लॉस कर दी और यही कारण है कि अब मुझे पता नहीं कि वो कैसे दिखते हैं। और फिर इसके बाद दोनों जाने लगते हैं वापस से अपने घर की तरफ। लेकिन यहाँ पे फिन जो है डिसाइड कर लेता है कि वो लियो को सेफली पहुंचा के रहेगा उसके घर, इसलिए वो लियो को बोलता है कि एक काम करते हैं, हम लोग सबवे से जाते हैं। और इस चीज के लिए लियो भी मान जाता है क्योंकि उससे पहले कभी भी सबवे में गया नहीं था। लेकिन तभी एक बच्चा दौड़ते हुए आता है आइसक्रीम के साथ और फिन के सूट पे हल्का सा आइसक्रीम लगा देता है। ये चीज देखने के बाद फिन यहाँ पे थोड़ा गुस्सा करता है, लेकिन लियो बच्चे से बहुत अच्छे से बात करता है। ये चीज देखने के बाद फिन को समझ में नहीं आता है कि लियो का बिहेवियर कैसा है। लेकिन तभी ट्रेन में निक भी आ जाती है और यहाँ पे वो पूरे ट्रेन को आग लगा देती है। वो बोलती है कि तुम्हें पैसे तो देने होंगे। यहाँ पे लियो उसके लिए बोल देता है कि देखो मैं पैसे नहीं दे सकता, और जहाँ तक सवाल है मेरे फादर का तो वो मुझे भी मरवा देंगे पैसों के लिए, इसलिए मुझे किडनैप कर लेने के बाद अगर तुम मेरे फादर से पैसे मांगोगे भी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लियो ये चीज नोटिस करता है कि फिन को यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि लगातार धुआं भी हो रहा था और ऊपर से यहाँ पे फिन आग से जल भी सकता था। इसलिए यहाँ पे लियो बोलता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे अपने साथ लेकर के चलो। लेकिन यहाँ पे ये लोग लियो और फिन दोनों को ही अपने साथ लेकर के चले आते हैं अपने अड्डे पे। और यहाँ पे आ जाने के बाद ये तीनों अपने ही गॉड से प्रे करने लगते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग इसके बाद फिन का मजाक उड़ाने लगते हैं और बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि फिन किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने सूट कहीं से चुराया होगा। ये सुनने के बाद यहाँ पे फिन की सटक जाती है। वो तुरंत ही अपने आप को आजाद कराता है और इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे निक की जो फायर की पावर है वो यहाँ पे ज्यादा है फिन की पावर से, और यही कारण है कि फिन को लगातार अपने आप को बचाना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे लियो भी आजाद हो गया था और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद वहाँ पे क्रिस आ जाता है पैसों की बैग से, और फिर वो देता है सारे पैसों के बैग यहाँ पे लियो को। और फिर हमें पता ये चलता है कि लियो भी इन्हीं के ग्रुप का एक मेंबर है और लियो के पास भी एक कार्ड है। वो तुरंत ही पैसों को उछालता है हवा में और उसके बाद उन पैसों को कन्वर्ट कर देता है कैनन में, और इस कैनन की मदद से वो यहाँ पे निक और उसके ग्रुप को हरा देता है। और इसके बाद लियो जो है निक का कार्ड अपने पास रख लेता है। लेकिन जब वो वहाँ से जा रहा होता है तब एक पिलर उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन यहाँ पे फिन आकर के उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद जब तीनों अपने स्टोर में चले आते हैं तो यहाँ पे बर्नार्ड फिन को ये बात बताने लगता है कि देखो लियो भले तुम्हारी एज का हो, लेकिन वो हमारे इस पूरे ग्रुप का बॉस है, एक तरीके से बोला जाए तो हमारे स्टोर का मैनेजर भी है। ये सुनने के बाद फिन भी हैरान था और उसको ऐसा लग रहा होता है कि कहीं यहाँ पे लियो उसको जॉब से निकाल ना दे। लेकिन लियो उसको जॉब से निकालता नहीं, बल्कि वो क्रिस और फिन को दोनों को बताने लगता है कि देखो अपना काम ढंग से करो और जल्द से जल्द कार्ड को इकट्ठा करो। फिर इसके बाद इन्हीं के एक मेंबर जिसका नाम है विंडी, उसका एक सपना दिखाया जाता है और पता ये चलता है कि विंडी बचपन से अपने फादर को लड़ते हुए देखती थी क्योंकि उसके फादर एक समुराई थे, और यही कारण है कि विंडी को भी एक बहुत अच्छा स्वॉर्ड्समैन बनना था। इसके अलावा जिधर पे वो लोग रहते थे वहाँ पे उनके पास एक कार्ड था और इस कार्ड के अंदर भी वही सेम पावर थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब भी विंडी उस कार्ड को उठाती या जब भी वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती अपने फुल पावर पे, अचानक से उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती और इसी डरावने सपने को देखते हुए विंडी की आंखें खुल जाती है। जब विंडी देखती है कि वो लेट हो रही है तो वो तुरंत ही अपने आप को तैयार करने लगती है और फिर घर से निकलते समय वो अपना कार्ड रख लेती है। लेकिन रास्ते में उसे कई सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और यही कारण है कि वो लेट हो जाती है। लेकिन यहाँ स्टोर में क्रिस को ऐसा लग रहा होता है कि फिन उसको धोखा दे रहा है क्योंकि फिन ने उसका एक कस्टमर चुरा लिया। लेकिन फिर रात हो जाने के बाद ये सब चले आते हैं एक पब में और यहाँ पे ये तीनों एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन विंडी अकेले बैठी होती है। और यहाँ पे जो पब का ओनर होता है वो यहाँ पे इन सबको जानता था और उसको पता ये चलता है कि फिन
इनका एक नया मेंबर है, इसलिए वो फिन को एक फ्री में बियर पिलाता है। अब यहाँ पे इनके बीच में क्रिस नहीं था, क्योंकि क्रिस लगातार इन सब मौकों में लेट हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे लियो फिन को एक बात बताने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे क्रिस आ जाता है। क्रिस यहाँ पे आने के बाद सबसे माफी मांगता है और उधर चुपचाप बैठ जाता है। इसके बाद यहाँ पे लियो फिन को एक बात बताता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, विंडी को कभी भी उसकी स्वॉर्ड इस्तेमाल करने मत देना। लेकिन इनकी ये बातें विंडी सुन लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं कभी भी अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगी और तुम लोग चिंता मत करो। इसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि विंडी का मूड ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विंडी लगातार बियर पी रही थी। फिर सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आखिरी में विंडी को घर छोड़ने का काम यहाँ पे फिन और क्रिस को दे दिया जाता है। वो लोग यहाँ पे जब विंडी को घर छोड़ रहे होते हैं तो यहाँ पे विंडी अपने फादर और उनकी टीचिंग के बारे में बता रही होती है। फिर अगले दिन जब विंडी की आंखें खुलती है तो उसे याद आता है कि उसने कल क्या किया था, लेकिन वो ये भी देखती है कि आज वो आधा घंटा पहले उठ गई है, इसलिए वो तुरंत ही तैयार होती है और समय पे बस पकड़ लेती है और समय पे पहुंच जाती है काम के लिए। लेकिन आज स्टोर में फिन नहीं होता, क्योंकि कल जिस कस्टमर के साथ उसकी बात हुई थी उसको वो कार ड्राइव करके दिखा रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं फिर बर्नार्ड को, जिसको एक मिशन के लिए कॉल आता है और बताया जाता है कि एक बैंक रॉबरी हो रही है और जो आदमी इस रॉबरी के पीछे है उसके पास एक कार्ड है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि क्रिस भी स्टोर में नहीं है और यहाँ पे विजय स्टोर को छोड़ के जा नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे विंडी को बोला जाता है कि तुम चली जाओ। लेकिन तभी विंडी को कॉल आता है क्रिस का और पता ये चलता है कि क्रिस भी उसी बैंक में है जहाँ पे रॉबरी हो रही है, और वो जानबूझ करके विंडी को कॉल पे रख के छोड़ देता है ताकि वो विंडी को बता सके कि यहाँ की सिचुएशन क्या है। और यहाँ पे अभी तक से क्रिस ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इन सबके पास गन है। लेकिन फिर जब उसको मौका मिलता है तो वो एक को तो नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी उसका दूसरा साथी यहाँ पे गोलियां चला देता है लोगों के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्रिस बीच में आ जाता है और सबकी जान बचा लेता है। अब यहाँ पे विंडी को तो पता चल गया था कि सिचुएशन कितनी ज्यादा टेंस है, इसलिए यहाँ पे विजय भी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। और इधर पे फिन अपने कस्टमर के साथ होता है, लेकिन वो तभी देखता है क्रिस को, जो कि यहाँ पे रॉबर्ट्स का पीछा कर रहा होता है। और हमें पता ये चलता है कि क्रिस ने एंड टाइम पे अपनी पावर का इस्तेमाल कर लिया था, यही कारण है कि वो जिंदा बच गया। लेकिन अब यहाँ पे फिन अपने कस्टमर को बोलता है कि मुझे जल्दी बाथरूम जाना होगा, और वो बाथरूम का बहाना करते हुए यहाँ पे पीछा करने लगता है क्रिस का। यहाँ पे क्रिस लगातार पीछा कर रहा होता है इन चोरों का, और वो लगातार उनको धक्का भी दे रहा होता है अपनी कार से। इसके अलावा यहाँ पे क्रिस बता देता है विंडी को कि वो लोग कौन से डायरेक्शन में जाने वाले हैं और हो सकता है वो लोग किस डायरेक्शन में पहुंचे, इसलिए तुरंत ही यहाँ पे विंडी विजय के साथ उस जगह पहुंच जाती है और विजय यहाँ पे अपने ट्री वाइन्स के जरिए उनको रोक लेता है। इसके बाद यहाँ पे विंडी अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है इन सभी चोरों को हराने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो अपने स्वॉर्ड को उस कवर से निकालती नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे विजय ये देखता है कि इन चोरों ने अपने वैन के अंदर एक हॉस्टेज रखा था और वो चला जाता है उस हॉस्टेज को बचाने के लिए। लेकिन बाद में पता ये चलता है कि ये हॉस्टेज इन सब के पीछे था। वो यहाँ पे विजय को चाकू मार देता है पीछे से और बाद में अपनी कार्ड की पावर का इस्तेमाल करके अपने ही कई सारे डुप्लीकेट बनाता है। और यहाँ पे विंडी चली जाती है लगातार जॉन को हराने के लिए, लेकिन उसके डुप्लीकेट इतने ज्यादा होते हैं कि विंडी उसको हरा नहीं पा रही थी। और फिर आखिरी में विंडी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर उसको अपनी कार्ड की पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही विंडी यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को निकालती है कवर से, अचानक से उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। ये देखने के बाद तो यहाँ पे विजय भी डर जाता है, इसलिए वो तुरंत ही क्रिस को मैसेज कर देता है यहाँ पे आने के लिए। इसके अलावा जॉन अपने कई सारे डुप्लीकेट से विंडी के ऊपर हमला करता है, लेकिन विंडी उसके हर एक डुप्लीकेट को काट देती है। बाद में वो चली जाती है जॉन की जान लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे विजय उसको ऐसा करने से रोकता है। और फिर पता ये चलता है कि विंडी की जो दूसरी पर्सनैलिटी है वो लगातार लड़ना चाहती है, और यही कारण है कि उसके रास्ते में कोई भी आए वो उसकी जान ले लेगी। और ये बात यहाँ पे क्रिस जो है फिन को समझा रहा होता है कि कभी भी विंडी को स्वॉर्ड का इस्तेमाल इसलिए हम करने नहीं देते हैं। और फिर आखिरी में यहाँ पे लियो को भी आना पड़ता है और वो अपने हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पे बैंक का जो सेफ होता है वो गिरा देता है यहाँ पे विंडी के ऊपर। उसको ऐसा लगता है कि विंडी इसके अंदर कैद हो जाएगी, लेकिन वो गलत सोच रहा था, क्योंकि यहाँ पे विंडी उस वॉल्ट को ही पूरा काट देती है और उसके बाद चली जाती है लियो के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे लियो एन वक्त पे पायलट के साथ नीचे कूद जाता है, क्योंकि यहाँ पे विंडी ने पूरे हेलीकॉप्टर को काट दिया था। और इसके बाद जब ये दोनों नीचे गिर रहे होते हैं, यानी कि पायलट और लियो, तब यहाँ पे विजय इन दोनों की जान बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे विंडी भी आ जाती है, जो कि इन दोनों पे हमला करने वाली थी। लेकिन पीछे से यहाँ पे क्रिस विंडी को अपने पास बुलाता है और विंडी चली जाती है क्रिस के ऊपर हमला करने के लिए। वो लगातार यहाँ पे क्रिस के ऊपर हमला कर रही होती है और उसकी बॉडी के कई सारे टुकड़े भी कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे क्रिस तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है सही समय पे। यही कारण है कि उसकी बॉडी अपने आप को लगातार हील कर पा रही थी, और उसने जानबूझ करके विंडी को अपने पास बुलाया ताकि वो विंडी की स्वॉर्ड को एक जगह पे रोक सके। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि फिन पीछे से आ जाता है। और फिन का जो कार्ड है वो भली बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो, लेकिन फिन का जो निशाना है वो बहुत अच्छा है। यही कारण है कि वो 3 गोलियां चलाता है और तीनों गोलियां यहाँ पे विंडी के स्वॉर्ड पे लगती हैं, जिसके बाद विंडी के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है और फिर इसके बाद विंडी हो जाती है बेहोश। फिर उसको वो दिन याद आता है जब उसके फादर ने उसको बताया था कि देखो विंडी, तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा और कभी भी कोई ऐसा रास्ता मत चुनना जहाँ पे सिर्फ तुम अकेली पड़ जाओ। इसके बाद जब विंडी को होश आता है तो वो देखती है कि केवल फिन वहाँ पे रुका पड़ा है। फिन यहाँ पे जाने से पहले बस इतना बोलता है कि देखो आज जो भी कुछ हुआ है उसके लिए तुम अपने आप को ब्लेम मत करना। इतना बोलने के बाद वो चला जाता है। लेकिन यहाँ पे फिन का जो कस्टमर है वो अभी भी उसका वेट कर रहा है। अभी रॉबरी तो हो चुकी है, लेकिन अगले दिन पुलिस उस जगह पे पहुंचती है और इन्वेस्टिगेट करने लगती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सुगर को, जिसको
यहाँ पे एक नाम मिलता है और वो होता है क्रिस का, क्योंकि क्रिस को गोली लगी थी लेकिन उसके बावजूद भी वो बच गया था। फिर इसके बाद वो क्रिस के बारे में और भी ज्यादा पता लगाती है और उसको पता ये चलता है कि आज तक सिटी में जितने ही मेजर इवेंट्स हुए हैं वहाँ पे क्रिस देखा गया है। इसलिए वो यहाँ पे अपने कमांडर यानी कैप्टन के पास जाती है, यांग के पास, और उसको सारी बात बताती है। वो बोलती है कि मुझे और भी ज्यादा उसके बारे में पता करना है, लेकिन यहाँ पे यांग उसको बस ये सलाह देता है कि एक काम करो, तुम इस केस से दूर ही रहो और ज्यादातर उस आदमी के बारे में पता मत लगाओ। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी यहाँ पे शुगर पता लगाना चाहती थी क्रिस के बारे में। वो देखती है अपने डाटाबेस में, लेकिन उसे पता ये चलता है कि क्रिस के रिलेटेड जितना भी डाटा है वो सब पहले ही डिलीट कर दिया गया है। अब यहाँ पे शुगर के जितने भी कलीग होते हैं वो भी उसको मना करते हैं कि उनके बारे में इतना पता मत लगाओ, लेकिन शुगर फिर भी पता लगाना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत ही चली जाती है जॉन से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब यहाँ पे जॉन डर रहा था। वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हें सारी बात बता तो दूंगा, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि मेरे क्लैन वाले मुझे मार देंगे। लेकिन यहाँ पे शुगर बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगी। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी यहाँ पे जॉन को डर था और वो लगातार शुगर को यही बोल रहा था कि मैं तुम पे कैसे बिलीव कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे क्लैन वाले मुझे मार देंगे, लेकिन एक आउटसाइडर जो कि तुम हो वो मुझे कैसे बचा पाएगी। और फिर हम लोग देखते हैं इधर पे यांग को, जो कि किसी आदमी से बात कर रहा होता है फोन पे, और वो इसी जॉन के बारे में और जो बैंक रॉबरी हुई है उससे रिलेटेड बात कर रहा होता है। लेकिन ये आदमी यहाँ पे यांग को बस इतना बोलता है कि तुम उतना ही काम करो जितना तुम्हें बोला जाता है। फिर इसके बाद अगले दिन शुगर चली जाती है क्रिस के ऊपर नजर रखने के लिए। ना केवल क्रिस बल्कि यहाँ पे उसके स्टोर में जितने भी लोग काम करते हैं उन सब के ऊपर यहाँ पे शुगर नजर रखती है और वो देख रही होती है कि लोग पूरे दिन में करते क्या है। और इधर पे क्लॉन्डाइक गैंग ने एक पार्टी रखी होती है और उसी में आता है यांग। अब यहाँ पे आने के बाद यांग मिलता है बॉबी से और हमें पता चलता है कि बॉबी अभी जिंदा है, लेकिन यहाँ पे बॉबी क्योंकि फिन से हार गया था तो इसलिए उसको गार्ड की नौकरी दे दी जाती है और इसी बात को लेकर के यांग उसका मजाक भी उड़ाता है। फिर इसके बाद यांग इधर जब पार्टी के अंदर आ जाता है तो देखता है कि यहाँ पे कई सारे बड़े लोग हैं। वो समझ जाता है कि इन लोगों का कनेक्शन कहीं ना कहीं क्लॉन्डाइक गैंग से है और ये लोग सब माफिया के लिए काम भी करते हैं। और फिर यहाँ पे क्लॉन्डाइक गैंग का जो मेन हेड है वो आ जाता है। लेकिन इधर पे फिन अपना पूरा काम खत्म करके जब घर लौटता है तो वो देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तुरंत ही अपना गन निकाल देता है और यहाँ पे उसके पीछे जाने लगता है तो वो मिलता है शुगर से और यहाँ पे शुगर ही थी जो उसका पीछा कर रही थी। लेकिन यहाँ पे शुगर तुरंत ही दिखाती है कि वो पुलिस में है और वो उसको गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर के जा रही होती है। लेकिन इधर पे जो क्लॉन्डाइक गैंग का जो मेन बॉस होता है उसका नाम होता है बैन। और यहाँ पे बैन पहले तो सभी अपने गेस्ट के साथ बातें कर रहा होता है, सबको बेसिक लाइफ के प्रिंसिपल्स बता रहा होता है, बाद में उनके साथ हंसी मजाक भी करता है। लेकिन फिर बाद में स्टेज के ऊपर लाया जाता है जॉन को और यहाँ पे बैन सबको अपनी पावर का नमूना दिखाता है। वो यहाँ पे सबको दिखाना चाहता था कि जॉन भले ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन में था लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां से उसको लेकर के आ जाता है। अब इधर पे शुगर और फिन जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक बस टक्कर मार देती है, जिसके बाद इनकी जो गाड़ी होती है वो ब्रिज से नीचे गिर जाती है। लेकिन ये लोग तो कैसे भी करके वहां से निकल आते हैं और गाड़ी में कोई ब्लास्ट भी नहीं होता। और इधर पे हम देखते हैं बैन को, जो कि सबके सामने जॉन की गर्दन को तोड़ देता है और उसको सबके सामने ही मारता है। और इधर पे ये दोनों जब कार से निकल ही रहे होते हैं कि तभी स्कूल बस इनके ऊपर आकर के गिर जाती है, लेकिन ये दोनों सही समय पे अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक औरत आती है जिसके पास भी सेम कार्ड की ही पावर थी। वो यहाँ पे अपने टेलीकिनेसिस की पावर का इस्तेमाल करती है और फिन को कंट्रोल करने लगती है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिन मजबूर हो जाता है और अपनी बंदूक लगा देता है शुगर के सिर के ऊपर और यहाँ पे शुगर हिल नहीं सकती थी क्योंकि वो शुगर को भी कंट्रोल कर रही थी। और यहाँ पे बैन अपनी पावर के जरिए जॉन की गर्दन को धीरे धीरे तोड़ रहा था और बाद में उसको इतना ज्यादा बेंड कर देता है जितना है कि एक ह्यूमन की बॉडी झेल भी ना पाए। फिर ये सारी चीजें देख लेने के बाद वहाँ पे जितने गेस्ट थे वो सब भी हैरान थे और यहाँ पे जॉन की बॉडी से लगातार खून बह रहा था। बैन ये सब दिखाना चाहता था ताकि कोई भी उसको धोखा ना दे और वो ये भी दिखाना चाहता था कि उसके पास कितनी पावर है। और यहाँ पे जिस औरत के पास टेलीकिनेसिस की पावर थी उन्होंने भी इन दोनों को छोड़ दिया था। उसने जानबूझ करके इन दोनों को बस डराया था और ये बोला था कि हमसे दूर रहने के लिए, ताकि यहाँ पे शुगर जो है केस को ज्यादा इन्वेस्टिगेट ना करे और फिन भी ज्यादातर इन लोगों से दूर रहे। और इधर पे यांग बैन से ये पूछने लगता है कि तुम्हें तो याद ही होगा कि कुछ महीनों पहले किंग जूलियस के पैलेस पे हमला हुआ था और वहाँ से ही जो कार्ड्स का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद से कई सारे लोगों के पास स्पेशल पावर्स आ गई है। लेकिन यहाँ पे बैन यांग को ये बात बोल देता है कि मुझे इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता और इतना बोलने के बाद वो उधर से चला जाता है। लेकिन यांग को पता है कि बैन उससे झूठ बोल रहा है। इधर पे फिन भी शुगर को ये बात समझाता है कि तुम्हें इस केस से दूर रहना चाहिए और खासकर उस गैंग से भी, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। लेकिन इतनी चीजों के बावजूद भी शुगर बोलती है कि नहीं, मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट तो करके रहूंगी। फिर बाद में यहाँ पे फिन उसको हैंडकफ कर देता है और बाद में वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन शुगर यहाँ पे यांग के साथ नजर रख रही होती है फिन के ऊपर और उसकी कंपनी के ऊपर भी। लेकिन फिर उसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब रास्ते में दोनों होते हैं तभी यहाँ पे यांग शुगर को बताता है जॉन के बारे में और बोलता है कि तुमने तो वादा किया था ना कि तुम उसको कुछ होने नहीं दोगी, लेकिन पता ये चला है कि जॉन की मौत हो गई है और उसकी डेड बॉडी भी हमें मिल गई है। ये बात सुनने के बाद शुगर और भी ज्यादा डर जाती है। फिर इसके बाद एक कहानी बताई जाती है कि जब ये पूरा एरिया 4 रीजन में बटा हुआ था तब डीमन सोल्जर्स आ गए थे पानी के थ्रू इस आइलैंड पे। लेकिन उनके अलावा यहाँ पे एक विजर्ड और एक
लड़का भी आया था। अब यहाँ पे लड़का लोगों की जान बचाना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पे जितने भी रीजन थे यानी कि 4 रीजन में लोगों को ये बोलता है कि हर एक रीजन से टोटल 13 नाइट्स तुम्हें चुनने होंगे। और फिर इसके बाद जब चारों रीजन अपने 13 नाइट्स को चुन लेते हैं तो टोटल 52 नाइट्स हो जाते हैं। अब यही आर्मी जाकर के डीमन से फिर लड़ती है इस आइलैंड को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे विज़र्ड ये चाहती थी कि वो जितने भी नाइट्स हैं उनकी लॉयल्टी उस लड़के के लिए बनी रहे। यही कारण है कि हर एक नाइट को उनका खुद का एक कार्ड दिया जाता है। टोटल 52 कार्ड्स दिए जाते हैं 52 नाइट्स को। और ये जितने भी कार्ड्स होते हैं इनकी अनोखी पावर होती है जो कि अलग अलग नाइट्स को मिलती है। फिर इसके बाद ये फाइट काफी लंबे सालों तक चलती है और आखिरी में नाइट्स जीत जाते हैं और फिर वो जो छोटा बच्चा था उसको यहाँ का नया राजा बना दिया जाता है। और ये सारी चीजें केवल एक हिस्ट्री बुक में लिखी हुई हैं। अब ऐसा हुआ या नहीं हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बोला ये जाता है कि अब जाकर के एक ऑक्शन में ये सारी चीजें यहाँ की बेची जा रही है, यानी कि आइलैंड की जितनी भी कीमती चीजें उन सबको ऑक्शन में बेचा जा रहा है। और हमें पता ये भी चलता है कि उसी ऑक्शन में कार्ड को भी बेचा जा रहा है। और ये ऑक्शन हो रहा है एक शिप के ऊपर और शिप का नाम है क्वीन ब्लैक लेडी। और यहाँ पे लियो भी अपनी टीम के साथ आया है ताकि उस कार्ड को अपना बनाया जा सके। और यहाँ पे लियो फिन को पहले ही समझा देता है कि हम लोग ये कार्ड्स कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग वापस से रॉयल फैमिली को दे सके जिनके ये कार्ड्स हैं, इसलिए हम लोग को बस कैसे भी करके कार्ड को चुराना है। लेकिन यहाँ पे फिन को सी सिकनेस होती है, यही कारण है कि वो लगातार उल्टी कर रहा था। तो यहाँ पे लियो बोलता है कि देखो हम चांस नहीं ले सकते तुम्हें इस मिशन में शामिल करने का, क्योंकि अगर गलती से भी हम पकड़े गए तो हमारे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्रिस कैसे भी करके लियो को समझा देता है और ये बात बोलता है कि चिंता मत करो, फिन अच्छे से ये काम कर लेगा। और उसके बाद फिन को भी इस मिशन में शामिल कर लिया जाता है। अब इसके बाद जब ऑक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे फिन पहली बात तो क्रू मेंबर बनकर के गया होता है। वो चुपके से यहाँ पे पहली बात तो चाबी को चुरा लेता है और फिर वो चाबी दे देता है विजय को जो कि एक वेटर का काम कर रहा होता है। और यहाँ पे विजय वो चाबी दे देता है विंडी को जो कि शिप के ऊपर एक गेस्ट बन करके आई है। लेकिन जैसे उसे चाबी मिलती है वो तुरंत ही टकरा जाती है गार्ड से और यहाँ पे वो गार्ड को बोलती है कि प्लीज मेरे कपड़े चेंज कर दो और यहाँ पे उसको अपने साथ लेकर के चली जाती है। और उतनी देर में वो चाबी वहीं छोड़ जाती है ताकि क्रिस आकर के उसको उठा ले। क्रिस जब उस चाबी को उठा लेता है तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे विजय को जो कि किचन में काम कर रहा होता है और वहाँ पे जो वेंटिलेशन पाइप्स होते हैं वो उनके जरिए अपने ट्री वाइन्स को नीचे भेजता है और वो उस जगह पे पहुंचा देता है उनको जहाँ पे विंडी जो है गार्ड को बिजी रख रही थी। फिर उतनी देर में यहाँ पे जब गार्ड बिजी होता है तो ट्री वाइन्स के जरिए विजय जो है उसका सिक्योरिटी कार्ड जो है चुरा लेता है। और यहाँ पे क्रिस जाना चाहता था सिक्योरिटी रूम में, लेकिन उसको रोक लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा कार्ड किधर पे है। और इतनी देर में विजय उसको कार्ड दे देता है जिसके बाद उस सिक्योरिटी रूम में आ जाता है और सभी कैमरास को ऑफ कर देता है। फिर इसके बाद वो पहुंच जाता है उस रूम में जहाँ पे कार्ड रखा हुआ है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता थी कि वहाँ पे ऑलरेडी एक आदमी है जिसके पास कार्ड की पावर है और वो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है क्रिस को। अब यहाँ पे क्रिस किसी तरीके से इस आदमी से लड़ रहा होता है, लेकिन लियो को पता चल जाता है कि क्रिस को मदद की जरूरत है, इसलिए वो तुरंत ही फिन को बोलता है कि क्रिस के पास पहुंचो। और यहाँ पे हम देखते हैं लियो को जिसको ये बात अच्छे से पता थी कि अगर कार्ड का ऑक्शन स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे क्रिस कार्ड को चुरा नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे लियो भी बिडिंग में शामिल हो जाता है और बाकी चीजों के ऊपर बहुत ही ऊंची बोली लगाता है। और लियो ये सब जानबूझ के कर रहा था ताकि हर कोई बिडिंग में बिजी रहे और उतनी देर में क्रिस जो है कार्ड को चुरा ले। अब यहाँ पे फिन गया होता है क्रिस की मदद करने के लिए, लेकिन ये आदमी यहाँ पे फिन को ही पकड़ लेता है और वो समझ जाता है कि ये आदमी क्रिस के साथ है, इसलिए वो तुरंत यहाँ पे क्रिस को धमकाने लगता है। लेकिन यहाँ पे क्रिस तुरंत ही उस कैबिनेट को जोर से धक्का मारता है जिसके अंदर कार्ड था और इस आदमी का ध्यान चला जाता है कैबिनेट की तरफ। तब यहाँ पे क्रिस उसे एक जोरदार पंच मार के वहीं पे सुला देता है। लेकिन यहाँ पे फिन भाग रहा होता है कैबिनेट की तरफ ताकि वो कार्ड को पकड़ ले, लेकिन गलती से जो कैबिनेट था वो पहुंच जाता है ऑक्शन के पास, यानी कि उस स्टेज पे आ जाता है कार्ड। और इसके बाद अब ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे जो फिन है लगातार पीछा कर रहा था कार्ड का, इसलिए वो गिर जाता है जिसके बाद वो लियो के ऊपर ही गिरता है और यहाँ पे लियो ऑक्शन में शामिल नहीं हो पाता और ये कार्ड किसी और का हो जाता है। लेकिन इसके थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि उस कार्ड को अपने साथ लेकर के जाने लगता है और इसी हेलीकॉप्टर में वो लड़की होती है जिसने अपनी टेलीकिनेसिस की पावर के जरिए उस कार्ड को हथिया लिया था और ये वही लड़की है जिसने फिन को इससे पहले धमकी दी थी। और ये मिशन यहाँ पे फेल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें से कोई भी एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन वो आदमी जिसने की ऑक्शन करवाया था वो पागल हो जाता है क्योंकि पहली बात तो ये कि उसके हाथों से वो कार्ड चला गया और ऊपर से उसको पैसे भी नहीं मिले। लेकिन उसको सबसे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा था कि किसी भी मीडिया चैनल ने उसके ऑक्शन से रिलेटेड कोई भी न्यूज नहीं छापी और इसके अलावा ऑक्शन में जो हुई चोरी के बारे में भी कुछ नहीं लिखा। लेकिन फिर अगले दिन यहाँ पे क्रिस आ जाता है चेल्सी नाम की एक लड़की के पास और यहाँ पे उन्हें पता होता है कि चेल्सी के पास भी एक कार्ड है, इसलिए यहाँ पे क्रिस लगातार उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है ताकि वो लड़की अपना कार्ड उसे दे दे। लेकिन यहाँ पे चेल्सी क्रिस की बातों में नहीं आती। अब उतनी देर में वहाँ पे फिन भी आ जाता है। चेल्सी समझ जाती है कि दोनों एक साथ काम करते हैं और ये दोनों उसका कार्ड पाना चाहते हैं, इसलिए वो तुरंत ही अपने कार्ड के पावर का इस्तेमाल करती है और दोनों का हाथ जोड़ देती है और ये करने के बाद चेल्सी उधर से भाग जाती है। अब ये दोनों लगातार सोच रहे होते हैं कि इन्हें कैसे भी करके चेल्सी को ढूंढना होगा, नहीं तो ये लोग ऐसे ही चिपके रहेंगे। अब यहाँ पे फिर विजय उनको बताता है कि देखो चिंता मत करो, वो लड़की इंस्टाग्राम पे है और उसने अभी एक पोस्ट किया है तो उसकी पोस्ट के जरिए हमें उसकी लोकेशन मिल जाएगी। यहाँ पे क्रिस बोलता है कि हमें कैसे
कैसे भी करके उसे पकड़ना होगा, क्योंकि अगले हफ्ते मेरी एक डेट है और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे जाऊँ। ये लोग उस पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ पे चेल्सी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी। ये लोग यहाँ पे तुरंत ही आकर के चेल्सी को बोलते हैं कि अब तो हमें अलग कर दो, लेकिन चेल्सी ऐसा कुछ भी नहीं करती, उल्टा वो यहाँ से भाग जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्रिस एक प्लान के साथ आता है और बोलता है क्यों ना मैं अपना हाथ काट लूं, क्योंकि मैं तो अपने हाथ को वापस से ग्रो कर लूंगा। लेकिन फिन ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि उसके बावजूद भी मेरा जो हाथ है तुम्हारे कटे हुए हाथ के साथ जुड़ा रहेगा, इसलिए हमें चेल्सी को ढूंढना होगा। फिर इसके बाद ये दोनों लगातार चेल्सी के इंस्टाग्राम अकाउंट को देखते हैं और वहाँ पे जो लोकेशन होती है वहाँ पे पहुंच जाते हैं। लेकिन हर बार जो चेल्सी है इनको धोखा दे करके वहाँ से भाग जाती थी। ये दोनों लगातार चेल्सी का पीछा पिछले 3 दिनों से कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों मिल करके भी चेल्सी को पकड़ नहीं पाए। फिर थक जाने के बाद ये दोनों पार्क में बैठे होते हैं और वहाँ पे वो कस्टमर आ जाता है जिसको फिन ने कार बेची थी। ये कस्टमर इनको देखने के बाद समझ जाता है कि ये दोनों गे हैं और ये दोनों यहाँ से तुरंत ही भागने लगते हैं। इसके बाद क्रिस बोलता है कि मुझे कैसे भी करके तुमसे छुटकारा पाना है। ये दोनों फिर पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग चेल्सी को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चेल्सी यहाँ पे मना करती है कि मैं तुम दोनों को अलग नहीं करूंगी। और इतना बोलने के बाद वो फिर से यहाँ से भागने लगती है। लेकिन इस बार क्रिस बोलता है कि चलो हमें इसका पीछा करना है, लेकिन यहाँ पे फिन ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं थक गया हूँ और मुझे कुछ खाना है। इसके बाद फिन चला आता है क्रिस को लेकर के अपने घर और फिर दोनों मिलकर के कुछ खाते हैं। फिर यहाँ पे जब फिन सोने की कोशिश कर रहा होता है तब उसको लगातार एक सपना आता है और ये सपना उसको बचपन से आ रहा है। और इस सपने में वो देखता है कि वो एक जगह पे खड़ा है जहाँ पे चारों तरफ आग लग चुकी है और एक नाइट उसके ऊपर हमला करने आ रहा है। ये चीज देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। क्रिस भी यहाँ पे सो नहीं पा रहा था और वो पूछता है कि क्या हुआ। फिन बताता है कुछ नहीं, बस एक डरावना सपना देखा। फिर इसके बाद क्रिस उसको बोलता है कि देखो कल मेरी एक डेट है और मैं तुम्हें वहाँ पे लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन इस डेट के बारे में किसी को कुछ मत बताना। फिन बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिन को ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल डेट होगी। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रिस आता है एक लड़की से मिलने के लिए और उसका नाम होता है मिसैन। और फिर यहाँ पे क्रिस फिन को ये बताने लगता है कि ये मेरी बहन है और डेटिंग का मैंने बस एक झूठ बोला था ताकि किसी को ना पता चले कि मेरी बहन कहाँ रहती है, क्योंकि क्रिस अपनी बहन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखता है और वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि उसकी बहन भी है। फिर इसके बाद वो तीनों चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और फिर फाइनली एक आइसक्रीम शॉप के पास उठते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। और यहाँ पे मिसैन लगातार फिन से बातें कर रही होती है। फिर बातें करने के दौरान वो उससे पूछती है कि मेरा भाई काम क्या करता है और वो कैसा काम करता है। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे तुरंत ही क्रिस इशारा करता है फिन को। फिन समझ जाता है कि उसको झूठ बोलना है, इसलिए वो यहाँ पे मिसैन से झूठ बोल देता है क्रिस के काम से रिलेटेड और वो ये भी बोलता है कि तुम्हारा भाई बहुत ही ज्यादा मेहनती और बहुत अच्छा है। और ये चीजें सुनने के बाद यहाँ पे मिसैन को बहुत अच्छा लगता है। फिर काफी देर घूमने के बाद ये तीनों आ जाते हैं एक बेकरी शॉप में। यहाँ पे ये तीनों लगातार बातें कर रहे होते हैं और मिसैन चली जाती है बाथरूम में। फिर यहाँ पे हम देखते हैं क्रिस को, जो कि फिन को ये बात बताता है कि मैंने हाई कार्ड के बारे में अभी तक से अपनी बहन को कुछ नहीं बताया और मैं क्या काम करता हूँ इसके बारे में भी उसको कुछ नहीं पता। लेकिन तभी वहाँ पे चेल्सी आ जाती है जो कि इसी बेकरी शॉप में काम करती है और वो यहाँ पे क्रिस को डांटते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पे भी आ गए मेरा पीछा करते हुए। लेकिन यहाँ पे क्रिस उसको एक्सप्लेन करता है कि देखो मैं तुम्हारे यहाँ पे पीछा करते हुए नहीं आया हूँ। यहाँ पे फिन भी चेल्सी को समझा रहा होता है कि तभी वहाँ पे मिसैन आ जाती है और क्रिस यहाँ पे चेल्सी को रोक देता है और उसको बताता है कि ये मेरी बहन है। अब यहाँ पे चेल्सी समझ जाती है कि यहाँ पे जो क्रिस है वो अपनी बहन के सामने एक नाटक कर रहा है, यानी कि वो अपनी बहन को अपना असली रूप नहीं दिखा रहा, क्योंकि यहाँ पे चेल्सी की नजरों में उसको ऐसा लगता है कि क्रिस एक प्ले बॉय है, लेकिन वो अपनी बहन की नजरों में ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत अच्छा है। फिर ये तीनों जब आपस में घूम रहे होते हैं तब यहाँ पे चेल्सी उन्हें ज्वाइन करती है और यहाँ पे चेल्सी लगातार मौके ढूंढ रही थी ताकि वो क्रिस को एक्सपोज कर सके और मिसैन को ये चीज दिखा सके कि जैसा तुम्हारा भाई दिखता है वैसा है नहीं। लेकिन लगातार घूमने के बाद यहाँ पे चेल्सी को भी समझ में आ जाता है कि क्रिस उतना बुरा नहीं है और वो सही में अपनी बहन से प्यार करता है। फिर इसके बाद ये लोग एक बीच पे आ जाते हैं और लगातार वहाँ पे एंजॉय करते हैं। लेकिन बीच से वो लोग जब जा रहे होते हैं तब यहाँ पे मिसैन बोलती है कि मुझे उस झूले पे जाना है। सब लोग यहाँ पे थक गए थे और कोई भी झूले पे जाना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पे क्रिस सबको बोलता है कि नहीं हम लोग झूले के ऊपर जाएंगे। और ये सुनने के बाद मिसैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक से वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है और उसके मुंह से खून निकल रहा था। ये सब देखने के बाद यहाँ पे क्रिस तुरंत ही चेल्सी को बोलता है कि हमें अलग करो। अलग हो जाने के बाद वो तुरंत ही ले जाता है अपनी बहन को हॉस्पिटल में और यहाँ पे हमें पता ये चलता है कि एक्चुअली में मिसैन को एक बीमारी है और वो ऐसी बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो सकती और यही कारण है कि उसका भाई क्रिस लगातार उसकी फिक्र करता रहता है। और यहाँ पे जब वो अपनी बहन को भर्ती करवा देता है तब यहाँ पे डॉक्टर उसको बताते हैं कि देखो क्रिस, तुम्हें अपनी बहन को यहाँ पे छोड़ना होगा क्योंकि तुम्हारी बहन की हालत ठीक नहीं है और ऐसे में अगर तुम उसको बाहर लेकर के जाते हो तो कहीं भी उसको कुछ भी हो सकता है। ये सुनने के बाद क्रिस समझ जाता है कि आज अगर उसकी बहन बाहर घूमने के लिए आई है इसका मतलब ये है कि उसने झूठ बोला था। उसको डॉक्टर की तरफ से कहीं भी रिकमेंड नहीं किया गया था कि तुम बाहर जाकर के घूमो। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी यहाँ पे क्रिस अपनी बहन पे गुस्सा नहीं करता, वो तो बल्कि अपनी बहन के पास जाता है और प्यार से बोलता है कि तुम आराम करो।
बाद में ये सारी चीजें देखने के बाद यहाँ पे फिन समझ जाता है कि क्रिस बहुत ही अलग है, क्योंकि अपनी बहन को ऐसी हालत में देखने के बाद क्रिस बहुत ज्यादा दुखी है और वो रोना भी चाहता है, लेकिन यहाँ पे वो किसी के सामने ना तो रो रहा है और ना ही किसी को अपनी तकलीफ बता रहा है। ये दोनों लगातार यहाँ पे क्रिस से पूछते भी हैं कि क्या तुम ठीक हो, और यहाँ पे क्रिस लगातार बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर बाद में यहाँ पे चेल्सी ये बताती है कि देखो ये कार्ड मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मैं ये कार्ड तुम्हें अभी नहीं दे सकती, मेरा भी कुछ काम है, अगर वो हो जाता है तो मैं तुम्हें ये कार्ड दे दूंगी। और यहाँ पे क्रिस इसके लिए मान भी जाता है। लेकिन अगले दिन यहाँ पे फिन को सेम वही सपना आता है। वो बचपन में छोटा है और एक ऐसी जगह पे भाग रहा है जहाँ पे चारों तरफ आग लगी पड़ी है। वो लगातार उस जगह से भागना चाहता है लेकिन भाग नहीं पाता, और एक नाइट है जो कि लगातार उसका पीछा कर रहा है। फिर इसी डरावने सपने के साथ उसकी आंखें खुल जाती हैं और फिलहाल के लिए वो जा रहा है अपने ऑर्फनेज में। लेकिन इधर पे शॉप के अंदर वही कस्टमर आ जाता है जो कि फिन से कार खरीदने वाला है। वो यहाँ पे क्रिस से पूछता भी है कि फिन कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्रिस बताता है कि फिन आज छुट्टी पे है, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और यहाँ पे कस्टमर उसके मुंह पे मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मुझे काम है तो केवल फिन से। लेकिन यहाँ पे क्रिस बोलता है कि फिन तो है नहीं। बाद में क्रिस पीछे हो जाता है और ये कस्टमर फिन को ना देख करके वहाँ से जाने वाला था। लेकिन जाने से पहले वो क्रिस से ये बात पूछता है कि उस दिन मैंने पार्क में तुम दोनों को देखा था, तुम दोनों हाथ पकड़ करके एक जगह बैठे हुए थे, तो क्या तुम दोनों सही में एक दूसरे से प्यार करते हो? लेकिन यहाँ पे क्रिस बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो उसका सीनियर हूँ और यही कारण है कि मैंने बस उसको एक गेम खेलने के लिए बोला था। अब यहाँ पे फिन ऑर्फनेज के गेट पे आ जाता है और वो अपने साथ एक बुके भी लेकर के आता है। गेट के पास वो देखता है कि कई सारे नए बच्चे आ चुके हैं ऑर्फनेज में, और यहाँ पे लिन से लगातार बच्चों को संभाल रहा है। लेकिन जब वो ऑर्फनेज में एंटर करने वाला था तब रास्ते में उसको एक बुक मिलती है। वो बुक को उठा लेता है, लेकिन तभी एक सैम नाम का लड़का बुक को छीन करके वापस भाग जाता है अपने ट्री हाउस पे। ये सारी चीजें यहाँ पे फिन देख लेता है, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देता। वो चला जाता है लिंसे के पास। और आज वो ऑर्फनेज में इसलिए आया है क्योंकि आज है जन्मदिन लिंसे का। अब इधर पे हम देखते हैं बैन को, जिसकी एक पार्टी चल रही होती है, लेकिन यहाँ पे बॉबी नहीं होता और यहाँ पे बैन को उसकी फिक्र भी नहीं होती, क्योंकि जब से बॉबी फिन से हार गया है तब से उसके ग्रुप वाले उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। और यहाँ पे बैन ज्यादा उसकी फिक्र नहीं करता, बल्कि वो बोलता है कि हम सब एक परिवार की तरह हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे अजीब चीज तो ये होती है कि बैन के अलावा कोई खाना खा ही नहीं रहा था। बाद में बैन यहाँ पे बस इतना बोलने लगता है कि हमें अपनी पावर को इतना ज्यादा बढ़ाना होगा कि आगे चल कर के ये कंट्री वही करे जैसा हम चाहते हैं। और इधर पे फिन इसी नए बच्चे से मिलने के लिए आता है उसके रूम में, लेकिन ये नया बच्चा उससे बात ही नहीं करता। फिन को ये बात पता चलती है कि इस नए बच्चे के अभी रिसेंटली पेरेंट्स की डेथ हुई है और यही कारण है कि ये बच्चा यहाँ पे आ चुका है। फिन यहाँ पे लगातार उस बच्चे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा एक बार भी फिन को जवाब नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि ठीक 7 साल का जब फिन था तब वो भी यहाँ पे आ गया था ऑर्फनेज में, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स से रिलेटेड कोई भी मेमोरी याद नहीं थी। पुलिस वालों ने यहाँ पे लिंसे को बस इतना बताया था कि उसके पेरेंट्स आग में जल करके मर गए हैं और वहाँ पे हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो गया सिवाय ये कार्ड। और फिर हमें पता ये चलता है कि ये कार्ड शुरू से ही फिन के पेरेंट्स के पास था और इसलिए यहाँ पे लिंसे चला जाता है फिन के पास और उसको उसका कार्ड दे देता है। बाद में उसको बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस कार्ड को खोना मत, नहीं तो तुम अपनी फैमिली को खो दोगे। और यही कारण है कि फिन कभी भी अपने से अलग इस कार्ड को करता नहीं है और वो हमेशा इस कार्ड पे ध्यान रखता रहता है। इसके अलावा यहाँ पे उसको ये बात भी याद आती है कि कैसे लिंसे लगातार उसका ध्यान रखता था और उसको अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था। इसके अलावा जब वो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा दुखी था तब लिंसे ने उसकी मदद की थी ताकि वो फिर से लाइफ को जी सके। और फिर यहाँ पे फिन बताने लगता है सैम को कि देखो बचपन में मुझे भी एडजस्ट करने में टाइम लगा था, लेकिन आगे चल करके तुम्हें यहाँ पर एडजस्टमेंट करना होगा और तुम समझ जाओगे कि ये सभी लोग तुम्हारी फैमिली के एक हिस्सा है। क्योंकि इस ऑर्फनेज में लिंसे है जो कि पेरेंट्स का रोल निभा रहा है और यहाँ पे जितने भी छोटे बच्चे हैं वो सब तुम्हारे भाई या बहन है और ये एक ऐसी फैमिली है जो कि हमेशा तुम्हारा साथ देगी। अब यहाँ पे सैम तो वैसे बुक पढ़ने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे फिन की सारी बातें सुन रहा था और वो बोलने लगता है फिन से कि देखो मेरे पेरेंट्स मर गए हैं, इसका मतलब ये है कि अब मेरी फैमिली भी मर गई है और यहाँ का कोई भी व्यक्ति मेरा फैमिली नहीं है, ना तो लिंसे और ना ही यहाँ के बच्चे। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे फिन बोलता है कोई बात नहीं, तुम आगे चल करके समझ जाओगे। फिर इसके बाद वो सैम के बेड के नीचे से एक सूटकेस निकालता है और सैम इस चीज को देख करके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। वो देखना चाहता था कि सूटकेस में है क्या। लेकिन शाम हो जाने के बाद यहाँ पे हर एक बच्चा लिंसे की बर्थडे पार्टी के लिए इकट्ठा हो जाता है और फिर यहाँ पे हर कोई लिंसे के लिए गिफ्ट लेकर के आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिन भी आता है जो कि लिंसे के लिए एक नया एप्रन लेकर के आता है। वो बोलने लगता है कि कब तक तुम एक पुराना एप्रन पहनोगे, ये लो एक नया एप्रन। अब इस चीज को देखने के बाद यहाँ पे लिंसे थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि फिन ने अपनी पहली सैलरी से उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदा है। बाद में जब ये दोनों किचन के अंदर होते हैं और खाना तैयार कर रहे होते हैं तब यहाँ पे लिंसे उससे पूछता है कि तुम्हारे पास पैसे तो है ना, और यहाँ पे फिन बोलता है कि हाँ मेरे पास पैसे हैं। और इतना बोलने के बाद फिन यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट भी दिखाता है लिंसे को और बाद में बोलने लगता है कि देखिए आप चिंता मत करिए, आगे चल करके मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं इस जगह को खरीद लूंगा और फिर आगे चल करके यहाँ के बच्चों को कहीं जाना नहीं होगा और मैं इस ऑर्फनेज को और भी ज्यादा अच्छा कर दूंगा।
लेकिन यहाँ पे लिंडसे को समझ में नहीं आ रहा था कि फिन के पास इतने अच्छे पैसे आ कैसे गए, क्योंकि फिन को अभी जॉब लगी है और इतने कम समय में उसको इतने अच्छे पैसे मिल गए। इसलिए यहाँ पे लिंडसे को शक होने लगता है। वो यहाँ पे फिन को बताता है कि देखो फिन, कोई भी ऐसा काम मत करना जिसमें तुम्हारी लाइफ रिस्क में हो, और मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि तुम अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हो ताकि इतने अच्छे पैसे कमाने के लिए, लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए अगर तुम ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो। फिर इसके बाद दोनों ही किचन से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे लिंडसे सब बच्चों को बोलता है कि चलो आकर के केक काटते हैं। लेकिन यहाँ पे फिन थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि उसको नहीं लगा था कि लिंडसे ऐसा बात बोलेगा। उसको यही लग रहा था कि लिंडसे उसके पैसे को एक्सेप्ट कर लेगा और वो दोनों खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लिंडसे को फिन की ज्यादा फिक्र है, ना कि पैसों की। और फिर उसके थोड़ी देर के बाद वहाँ पे बॉबी भी आ जाता है, और क्योंकि वो यहाँ पे फिन का नाम लेता है और उससे बात भी करता है, तो लिंडसे को ऐसा लगता है कि शायद बॉबी फिन के साथ काम करता है। फिर बाद में वो चला जाता है उससे हाथ मिलाने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे फिन ऐसा करने से मना कर देता है। अब इसके पीछे ये कारण होता है कि बॉबी ने ऑलरेडी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसका मतलब ये है कि अभी वो कोई भी चीज छुएगा तो तुरंत ही मार्बल में बदल जाएगा। और फिर इसके बाद दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर यहाँ पे लिंडसे तुरंत ही बच्चों को बोलता है निकलने के लिए, और यहाँ पे बॉबी भी बच्चों को जाने देता है, क्योंकि उसकी मेन फाइट तो यहाँ पे फिन के साथ है और उसको फिन से बदला भी लेना है। बॉबी यहाँ पे फिन को एक्सप्लेन करता है कि तुमसे जब मैं पहली बार हार गया था तो उसके बाद मेरे ग्रुप वालों ने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया और मेरे को बना दिया एक गार्ड, लेकिन अगर मैं तुम्हें अभी मार दूंगा तो आगे चल करके मेरा जो बॉस है यानी कि वैन मेरे से खुश हो जाएगा। अभी सारी बातें बोलते हुए यहाँ पे बॉबी लगातार फिन पे गुस्सा हो रहा था। वो ये बात भी बोलता है कि तुम्हारे पास जो कार्ड है वो सबसे वीक कार्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुमसे हार गया। यही कारण है कि आज मैं तुमसे बदला लूंगा और फिर से रिस्पेक्ट पाऊंगा जो मुझे मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फिन लगातार छुप रहा था, छुप करके हमला कर रहा था, इसलिए बॉबी पूरी जगह को आग ही लगा देता है। अब ऐसा हो जाने के बाद यहाँ पे फिन सामने से अटैक करता है बॉबी पे, और चारों तरफ आग को देख लेने के बाद यहाँ पे फिन को अपने बचपन का सपना याद आ रहा था। इसके बाद वो बाहर चला आता है लिंडसे से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पे लिंडसे उसको बताता है कि सैम अंदर गया है अपनी बुक को लेने के लिए, और इसलिए वो चला आता है फिर से ऑर्फनेज में सैम की जान बचाने के लिए। अब यहाँ पे सैम अपनी बुक को लेने आया था, क्योंकि वो बुक उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी थी। इसलिए यहाँ पे फिन ये बात समझ जाता है और बाद में बोलता है कि देखो अब चिंता मत करो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। वो दोनों ही कॉरिडोर से भाग रहे होते हैं कि तभी उनके सामने बॉबी आ जाता है, इसलिए यहाँ पे फिन को दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। वो दोनों यहाँ पे रूफ टॉप के जरिए भागना चाहते थे इस जगह से, लेकिन वहाँ पे बॉबी आ जाता है। इसलिए यहाँ पे फिर फिन बोलने लगता है सैम से कि देखो तुम्हें नीचे कूदना होगा, बच्चों ने यहाँ पे एक कपड़ा लेकर रखा है ताकि तुम्हारी जान बचाई जा सके, और अपनी इस नई फैमिली पे ट्रस्ट करो। इतना सुनने के बाद फैन ऊपर से नीचे कूद जाता है और यहाँ पे उसकी जान बच भी जाती है, लेकिन फिन नहीं कूदता क्योंकि अभी फिलहाल के लिए उसको बॉबी को हराना होगा। अब यहाँ पे वो बॉबी से लड़ने के लिए चला तो जाता है, लेकिन उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उसको अपनी जान भी बचानी होगी और फिर लगातार बॉबी को हराने की कोशिश भी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे फिन को ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि उसके पास जो कार्ड है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, और ना तो उसके पास क्रिस की तरह कोई पावर है कि वो अपने घाव को हील कर सकता है। और यहाँ नीचे लिंडसे ने तुरंत ही पुलिस और एम्बुलेंस को बुला लिया था। इधर पे फिन लगातार बॉबी से लड़ रहा होता है, लेकिन बॉबी की पावर के आगे वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो तब भी यहाँ पे फिर भी हार नहीं मानता और लगातार बॉबी को पीछे धकेल रहा होता है। और ये सारी चीज देखने के बाद यहाँ पे बॉबी भी हैरान था, क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि वो आराम से फिन को हरा देगा या फिर फिन खुद ही हार मान लेगा। लेकिन इतने समय से लड़ने के बाद बॉबी यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो और अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा। और फिर हमें पता ये चलता है कि यहाँ पे बॉबी के पास 2 और कार्ड है जिसकी वो पावर इस्तेमाल कर रहा है। और इसके बाद बॉबी की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यहाँ पे फिन कई बार गोली जो है उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी बॉबी मरता नहीं, क्योंकि नई पावर मिल जाने के बाद बॉबी यहाँ पे अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। लेकिन इतनी पावर हो जाने के बावजूद बॉबी ऐसा लग रहा था कि एक मॉन्स्टर में बदल गया हो, और यहाँ पे फिन को बॉबी को देखने के बाद यही लग रहा था कि ये वही मॉन्स्टर है जो कि मेरे सपनों में आया करता था। अब यहाँ पे फिन अपना 100% देता है, लेकिन उसके बावजूद भी बॉबी से हार जाता है। और फिर आखिरी में जब बॉबी उसकी जान लेने वाला था कि तभी एक गोली जो है बॉबी के सीने के आर पार हो जाती है, और उसके बाद उसका जो पूरा बॉडी था वहीं पे ब्लास्ट कर जाता है। ये सारी चीजें फिन के सामने हुई थी, इसलिए यहाँ पे फिन हैरान था कि गोली किसने चलाई और कहाँ से चलाई। लेकिन बाद में फिन को बहुत अफसोस हो रहा होता है क्योंकि उसका पूरा ऑर्फनेज अब जल गया है। फिर इसके कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इस आइलैंड के प्रिंस हैं, यानी कि होने वाले प्रिंस हैं, अचानक से उनके ऊपर एक टेररिस्ट अटैक होता है। इस हादसे में तीनों प्रिंस तो बच जाते हैं, लेकिन इस चक्कर में कई सारे लोग मार दिए जाते हैं। पुलिस की गाड़ी तुरंत ही वहाँ पे आती है, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और यहाँ पे कई सारे लोगों की जान बचाई जा रही थी। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे प्रिंस डैनी को, जिसको 2 बॉडीगार्ड के साथ यहाँ से सेफली निकाला जा रहा था। लेकिन जैसे ही डैनी अपनी कार में बैठता है तो वहाँ पे वही लड़की आ जाती है और उसके बाद वो वहाँ पे सबको मार देती है। और इधर पे क्रिस जब लगातार स्ट्रीट पे घूम रहा होता है तब उसको 2 लोग दिखाई देते हैं। क्रिस यहाँ पे दोनों को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन ये लोग अपनी कार्ड का पावर का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पे न्यूज में भी लगातार ये बात बताई जा रही होती है कि कैसे तीनों प्रिंस के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है और
कई सारे लोग मारे गए हैं। इसके अलावा ये बात भी बताई जाती है कि डैनी जो कि 3 महीने में नया राजा बनने वाला था, उसकी मौत हो गई है। अब यहाँ पे डैनी का फ्यूनरल रखा जाता है और यहाँ पे किंग जूलियस आता है उसके फ्यूनरल में, और फिर बाद में जब फ्यूनरल खत्म हो जाता है तो वो यहाँ पे थियोडोरा को बताता है कि देखो हाई कार्ड के मेंबर्स को इकट्ठा करो और कैसे भी करके कार्ड्स को इकट्ठा करो, क्योंकि लोग लगातार उन कार्ड्स की पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जगह रहने लायक नहीं बचेगी। फिर वहाँ पे किंग जूलियस के चले जाने के बाद वहाँ पे बैन आ जाता है और ये दोनों थोड़ी देर के लिए आपस में बात करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे थियोडोरा बर्नार्ड को बताता है कि हाई कार्ड के जितने मेंबर्स हैं उन सबको इकट्ठा करो, और फिर यहाँ पे बर्नार्ड क्रिस को बोलता है कि हाई कार्ड्स के सभी मेंबर को इकट्ठा करना है। इसका मतलब ये है कि फिन को भी आना चाहिए। और 2 हफ्ते हो चुके हैं ऑर्फनेज को जले हुए, लेकिन अब तक फिन ने एक बार भी इन लोगों से कांटेक्ट नहीं किया और इन लोगों ने कई बार फिन को कॉल भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी फिन ने इनके कॉल का जवाब नहीं दिया। लेकिन फिन से मिलने से पहले यहाँ पे बर्नार्ड जो है सबको मिशन समझा देता है। वो बोलता है कि तुम्हें कैसे भी करके अब अलग अलग जगह पे जाना होगा और कार्ड्स को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि प्रिंसेस डैनी के मरने के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि जो भी लोग इन कार्ड्स का गलत इस्तेमाल करने वाले हैं वो लोग पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए हमें कैसे भी करके उनसे आगे रहना होगा। और फिर यहाँ पे हर किसी को अलग डायरेक्शन में भेज दिया जाता है। इसके अलावा हर किसी का मिशन भी अलग था। और फिर यहाँ पे क्रिस को बोला जाता है कि तुम फिन के साथ चले जाओ अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब से यहाँ पे ऑर्फनेज जल करके कम्प्लीटली खत्म हो चुका है, तब से फिन ने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया है। वो 2 हफ्तों से अपने रूम से बाहर नहीं आया और ऊपर से ना तो ढंग से खाना खा रहा है और ना ही ढंग से सो रहा है। अब इसका कारण ये होता है कि यहाँ पे फिन अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है कि उसकी वजह से ऑर्फनेज बच नहीं पाया क्योंकि वो कमजोर था। लेकिन फिर जब यहाँ पे क्रिस उसके दरवाजे पे आता है और लगातार ठकठकाता है, उसके बावजूद भी यहाँ पे फिन दरवाजा नहीं खोलता। यहाँ पे क्रिस समझ जाता है कि फिन ये काम करना नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको बताता है कि देखो हमें एक और मिशन मिला है और मुझे पता है कि तुम पैसे इकट्ठा कर रहे थे अपने ऑर्फनेज के लिए जो कि अब नहीं रहा, लेकिन याद रहे कि उन्हीं पैसों से तुम एक नया ऑर्फनेज बना सकते हो। इसके थोड़ी देर तक वो लगातार यहाँ पे फिन को मोटिवेट करता रहता है और बाद में वहां से चला जाता है। जब उसके जाने के बाद यहाँ पे फिन दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे क्रिस नहीं होता, लेकिन वहाँ पे गेट के नीचे एक चॉकलेट रखा था। अब क्रिस का जो नया मिशन है उसको कंप्लीट करने के लिए क्रिस को एक नए शहर जाना था। यही कारण है कि क्रिस यहाँ पे आ जाता है स्टेशन पे और अपनी ट्रेन में बैठने वाला था, लेकिन पीछे से फिन भी आ जाता है और अब दोनों चले जाते हैं ट्रेन के अंदर। फिर जब ये दोनों ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं तब यहाँ पे फिन जो है अपने मिशन के बारे में पढ़ रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे लगातार अपने ऑर्फनेज की भी याद आ रही होती है। तो यहाँ पे क्रिस बोलता है कि अभी फिलहाल के लिए मिशन पे ध्यान दो। फिर थोड़ी देर के बाद उनका स्टेशन आ जाता है और इस स्टेशन पे उनको उतरना था, लेकिन तभी यहाँ पे गेट के सामने आ जाता है जैस्पर और वो इन दोनों को ऐसा करने से मना कर देता है। यहाँ पे जैस्पर अपने पावर का इस्तेमाल करता है और मेटल को कंट्रोल करता है, और क्योंकि मेटल को कंट्रोल कर पा रहा था तो उसकी वजह से वो इन दोनों को रोक लेता है। बाद में इन दोनों को बताया जाता है कि तुम दोनों स्टेशन पे नहीं उतरोगे और आगे चल करके एक ब्रिज को क्रॉस करेगी ट्रेन, तब मैं तुम दोनों को ब्रिज से नीचे धक्का दे दूंगा। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी यहाँ पे क्रिस बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर जितने पैसेंजर्स हैं मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। और ऊपर से फिर यहाँ पे सुनने के बाद जैस्पर को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ही फिन को मार दूंगा। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी यहाँ पे क्रिस बोलता है कि मुझे क्या करना है अगर वो मर भी जाए। क्रिस यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि उसको डर नहीं लग रहा, और यहाँ पे फिन भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सही में अगर मैं मर जाऊंगा तो क्रिस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे क्रिस जैस्पर से बोलने लगता है कि तुम खुद सोचो, अगर इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और हम लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो आगे चल करके तुम भी इस मिशन में मारे जा सकते हो। इसका मतलब यही है कि तुम्हारे लोगों ने तुम्हें सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन यहाँ पे जैस्पर क्रिस की कोई बात नहीं सुनता और जैसे ही ट्रेन ब्रिज के ऊपर आ जाती है तो उसके बाद यहाँ पे जैस्पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके छत ही उड़ा देता है पूरा उस कंपार्टमेंट का। इसके अलावा यहाँ पे जैस्पर का जो साथी होता है वो अपनी कार्ड की पावर का इस्तेमाल करके ट्रैक्स के ऊपर कई सारे पत्थर गिरा देता है। और ये चीज देखने के बाद तो यहाँ पे जैस्पर भी हैरान था, क्योंकि अगर ट्रेन जो है पत्थरों से टकरा गई तो पूरी ट्रेन नीचे गिर जाएगी। अब इतनी देर में हम देखते हैं क्रिस को जो कि फिन को नीचे धकेल देता है और फिर इसके बाद वो खुद भी यहाँ से भागना चाहता था। अब उतनी देर में हम देखते हैं जैस्पर को जो कि यहाँ पे तुरंत ही नीचे चला जाता है ट्रेन के, और यहाँ पे ट्रैक को अपनी पावर के जरिए और भी बड़ा कर देता है जिससे कि ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन उतनी देर में यहाँ पे क्रिस को मौका मिल जाता है कि वो जैस्पर के दूसरे साथी एलेक्स के पास चला है और वो यहाँ पे एलेक्स को हराना चाहता था सबसे पहले, लेकिन वो ऐसा कुछ भी कर नहीं पाता क्योंकि उतनी देर में वहाँ पे जैस्पर आ जाता है और वो अपनी चेन की पावर का इस्तेमाल करके उसे बांध देता है। अब इधर पे हम देखते हैं फिन को जो कि पानी में गिर गया था तो इसलिए उसकी जान बच गई और वो बहते हुए किनारे पे आ जाता है। तब एक औरत उसकी जान बचा लेती है और उसको अपने घर ले आती है। जब यहाँ पे फिन की आंखें खुलती हैं तो वो उसी औरत को देखता है और उसको देखने के बाद यहाँ पे फिन पहचान जाता है कि इसका नाम क्या है। इसका नाम होता है आया। और फिन को ये सारी बातें इसलिए पता है क्योंकि फिन ने जब फाइल ट्रेन के अंदर पड़ी थी तो उस फाइल के अंदर इस लड़की का नाम भी था और इसके पास भी एक कार्ड है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि फिन के पास अभी इतनी पावर नहीं है कि वो इससे इसका कार्ड ले सके, लेकिन यहाँ पे ये लड़की फिन का कार्ड देखने के बाद समझ जाती है कि ये जो फिन है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और वो यहाँ पे किस लिए आया है।
फिन को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होती है क्योंकि इस लड़की के हाथ में उसकी कार्ड है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ये लड़की उसके कार्ड को ले ना ले। अब यहाँ पे उनकी टीम को पता चल जाता है कि उनकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन यहाँ पे विजय और विंडी जाना चाहते थे उनकी मदद के लिए, लेकिन यहाँ पे लियो ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि रूल के अकॉर्डिंग तुम दोनों को यहीं पे रुकना पड़ेगा। अब इधर पे हम देखते हैं आया को, जो कि लगातार यहाँ पे फिन से पूछ रही होती है ट्रेन में क्या हुआ था, क्योंकि न्यूज पे लगातार ट्रेन की खबर दिखाई जा रही है। और यहाँ पे फिन उसको सारी बात भी बता देता है, लेकिन इसके बाद उसको याद आता है कि उसके साथ ट्रेन में क्रिस भी था। वो तुरंत यहाँ पे क्रिस की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी हालत अभी इतनी ज्यादा खराब है कि वो खुद की मदद भी नहीं कर पाएगा। और अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे जैस्पर जो है क्रिस को बंदी बना करके रखता है और उसको लगातार पीटता है और टॉर्चर करता है। वो लगातार उससे पूछता है कि तुम्हारा कार्ड कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे जैस्पर ने लगातार क्रिस का पूरा कार्ड सर्च किया उसकी पूरी बॉडी में, लेकिन उसको कार्ड नहीं मिला। और ये बात तो साफ है कि क्रिस के पास अभी कार्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर जैस्पर लगातार उसे पीटता रहेगा तो यहाँ पे क्रिस को दर्द होगा और उसके घाव भर नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं एलेक्स को, जो कि लगातार फिन की तलाश कर रहा था और फिन की तलाश में उसको दिख जाता है फार्म हाउस जो कि उससे बहुत दूर है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। अब इधर पे फिन की जो हालत है धीरे धीरे पहले से ठीक हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी तक से आया पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि आया उसकी इतनी मदद क्यों कर रही है। तब यहाँ पे आया अपनी सच्चाई बताती है। वो बोलती है कि आज से ठीक 25 साल पहले मैं भी हाई कार्ड के लिए काम किया करती थी और हमारा भी काम यही था कि जितने भी बुरे लोग हैं जिनके पास कार्ड की पावर है उन सबको रोका जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वहीं पे थियोडोरा जो कि हमारी टीम का लीडर था वो कभी भी किसी को मार सकता था, यानी कि बुरे लोगों को मारने के लिए 2 बार भी नहीं सोचता था। और यही कारण है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ आकर के फंस गई। और फिर एक दिन एक टेररिस्ट अटैक में एक मॉल में बहुत बड़ी आग लग जाती है और उस आग में कोई और नहीं बल्कि क्रिस भी जल जाता है। तब उसके जो फादर थे वो हाई कार्ड में काम किया करते थे और यहाँ पे उसके फादर का नाम था टेलर यहाँ पे थियोडोरा को बोलते हैं कि प्लीज मुझे 4 और कार्ड दे दीजिए, उसकी मदद से मैं एक रिचुअल परफॉर्म कर सकता हूँ और उस मैजिक से मैं अपने बेटे की जान बचा सकता हूँ या फिर मैं अपने बेटे को पहले से ज्यादा ठीक कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे थियोडोरा ऐसा करने से मना कर देता है। वो ये बात बोलने लगता है कि किंग ने हमें पहले ही बोला था कि हम कार्ड का इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं करेंगे। टाइलर यहाँ पे बार बार बोलता है कि प्लीज मेरे बेटे की मदद कर दीजिए, लेकिन थियोडोरा ऐसा करने से मना कर देता है। फिर इसके बाद आया चली जाती है, पीछे से अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे थियोडोरा को पकड़ लेती है, जिसके बाद यहाँ पे टाइलर उसके पास से सारे कार्ड निकालता है और यहाँ पे रिचुअल परफॉर्म करता है और एक मैजिक होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रिस तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके फादर टाइलर की वहीं पे मौत हो जाती है। और इसके बाद आया रिजाइन कर देती है हाई कार्ड से और वो समझती है कि हाई कार्ड वैसा नहीं था जैसा वो समझ रही थी, इसलिए वो शहर से कहीं दूर आकर के बस जाती है। और यहाँ पे आने के बाद उसको एक डॉग मिलता है और अब दोनों ही यहीं पे रह रहे हैं। फिर इसके बाद आया बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें अपना कार्ड देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर कभी तुम्हारे सामने एक ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे तुम्हें क्रिस की जान बचानी होगी तो क्या तुम भी उसी रिचुअल का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे एक फिन बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहली बार में ही क्रिस की जान बचा लूंगा। ये सुनने के बाद आया हंसने लगती है और वो अपना कार्ड भी उसको दे देती है। लेकिन जब वो दोनों बाहर आते हैं तो बाहर एलेक्स उनका वेट कर रहा था और ये चीज देखने के बाद यहाँ पे आया फिर से अपना कार्ड ले लेती है ताकि वो एलेक्स को हरा सके। और यहाँ पे आया की पावर ये होती है कि जब भी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेगी तो उसके बाद उसके आसपास में जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसको अट्रैक्ट कर सकती है। और यही कारण है कि अपनी पावर का लगातार इस्तेमाल करके वो यहाँ पे एलेक्स को हरा रही थी। लेकिन फिर यहाँ पे फिन आ जाता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एलेक्स उसको पत्थरों के बीच में फंसा देता है। और यहाँ पे जब आया का ध्यान फिन की तरफ होता है तब यहाँ पे एलेक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करके जहाँ पे आया खड़ी थी उधर का पूरा जमीन ही हटा देता है। और ऐसा हो जाने के बाद आया एक गड्ढे में गिर जाती है। तब यहाँ पे एलेक्स को मौका मिल जाता है कि वो आया के ऊपर डायरेक्ट हमला करे, लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से क्रिस आ जाता है कार में बैठ करके और वो कार को हवा में उछाल देता है। उसके बाद वो कार से निकल जाता है और यहाँ पे कार टकराती है एलेक्स से और बाद में एलेक्स उसी गड्ढे में जाकर के गिर जाता है जिस गड्ढे में थोड़ी देर पहले आया थी। और फिर यहाँ पे आया अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक विंड मिल भी उसके ऊपर गिरा देती है और यहाँ पे एलेक्स का काम हो जाता है तमाम। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रिस बताने लगता है कि मेरे को जैस्पर का कार्ड भी मिल चुका है। यहाँ पे फिन उसके पास आता है, लेकिन क्रिस इस बार बदल चुका था। वो तुरंत यहाँ पे गोली चला देता है फिन के ऊपर और उसके पास जितने भी कार्ड्स थे वो उसको ले लेता है और फिर वहां से जाने लगता है। ये सारी चीजें देखने के बाद यहाँ पे आया भी कंफ्यूज थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि आया के पास कोई कार्ड नहीं था। यही कारण है कि क्रिस बहुत ही आराम से उधर से निकल जाता है। रात हो जाने के बाद यहाँ पे क्रिस गाड़ी चला रहा होता है और शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। तब रास्ते में उसको याद आता है कि कैसे वो और उसकी बहन जो है अपने फादर के साथ बहुत खुश थे और उसकी बहन की हालत भी पहले बहुत ठीक हुआ करती थी। इन दोनों की माँ बहुत पहले ही मर गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी टाइलर ने इन दोनों का ही अच्छे से ख्याल रखा और ये तीनों बहुत खुश थे। और खासकर क्रिस, वो जब अपने फादर के साथ था तो वो हमेशा रियल स्माइल करता था, ऐसा लगता था कि वो दिल से खुश है। लेकिन फिर एक दिन जब वो तीनों मॉल गए थे तब टेररिस्ट ने मॉल के ऊपर अटैक कर दिया था और उस हादसे में क्रिस बहुत ज्यादा घायल हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्रिस की जान बचाने के लिए टाइलर ने अपनी जान दे दी और जब क्रिस की आंख खुली तो देखता है अपने फादर को जो कि मर गए थे और उनके पास बस 4
कार्ड्स थे। लेकिन उस दिन के बाद से यहाँ पे क्रिस बस अपनी बहन का ख्याल रखता था और वो कभी भी रियल स्माइल नहीं करता था, यानी कि वो सभी के सामने बस फेक स्माइल करता था और ऐसा दिखाता था कि वो अंदर से बहुत खुश है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। और इसके अलावा क्रिस ने हाई कार्ड को भी इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो कार्ड्स के बारे में और भी ज्यादा पता लगा सके। अब इधर पे हम देखते हैं फिन को, जो कि मरा नहीं होता है, जिंदा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रिस ने गोली तो चलाई थी, लेकिन वो गोली यहाँ पे फिन की कार्ड को जाकर के लगी थी और यही कारण था कि फिन जिंदा बच गया था। लेकिन जब यहाँ पे फिन को होश आता है तो यहाँ पे लियो पूछता है कि क्रिस कहाँ पे है, क्योंकि थियोडोरा ने उसको पहली बात तो हाई कार्ड से निकाल दिया और ऊपर से उसके नाम का अरेस्ट वारंट भी निकला है। और इसके अलावा हमें ये बात भी पता चली है कि क्रिस अपने साथ 4 कार्ड्स को लेकर के गया है। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पे फिन को ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि क्रिस कभी भी उसकी जान नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर क्रिस सही में ऐसा चाहता तो वो उसके कंधों पे गोली ना मार के सीधा उसके सिर में मार सकता था। लेकिन उसने जानबूझ करके ऐसी जगह गोली मारी जहाँ पे वो कार्ड रखता है। और इधर पे हम देखते हैं बैन को, जो कि कई सारे लोगों को इकट्ठा करता है। इन सबके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं और गन है। और इसके अलावा यहाँ पे क्रिस अगले सुबह आता है चेल्सी से मिलने के लिए और वो बोलता है कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने तुमसे मंगाए थे वो तुम्हारे पास है कि नहीं। और चेल्सी उसे एक पैकेज देती है। अब इस पैकेज के अंदर बेसिकली उसके आइडेंटिटी कार्ड, उससे रिलेटेड पासपोर्ट और उसके जितने भी गन्स हैं वो सब होते हैं। और इसके अलावा जितने भी कार्ड्स उसने इकट्ठा करके रखे थे वो सारी चीज इसी के अंदर थे। यहाँ पे चेल्सी समझ जाती है कि क्रिस कुछ गलत करने वाला है। वो उसको बोलती भी है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन क्रिस को जवाब नहीं देता। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पे सुगर अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंच जाती है और यहाँ पे क्रिस को बोला जाता है कि यहीं पे रुक जाओ और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। लेकिन क्रिस ऐसा करता नहीं और तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पे टेलीकिनेसिस की पावर वाली वो लड़की आ जाती है, जो कि एक एक करके हर एक पुलिस वाले को मार देती है। ये सब देखने के बाद यहाँ पे सुगर चेल्सी को लेकर के भाग जाती है और जब क्रिस को मौका मिलता है तो वो भी यहाँ से भाग जाता है। अब इधर पे लिंसी आता है मिलने के लिए फिन से उसके शॉप पे और उसको बताता है कि देखो तुम्हें ऑर्फनेज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने डोनेशन दे दिया ऑर्फनेज को, जिसके बाद हम एक दूसरा ऑर्फनेज बना सकते हैं। फिन को ये सुनने के बाद बिलीव ही नहीं होता कि ऐसा कौन है जिसने की इतनी सारी चैरिटी दी है। अब यहाँ पे जब वो चेक देखता है तो उसमें नाम लिखा होता है क्रिस का। वो समझ जाता है कि यहाँ पे क्रिस ने अपने सारे पैसे दे दिए ऑर्फनेज को। और क्योंकि यहाँ पे लिंसी को पता था कि क्रिस जो है फिन का अच्छा दोस्त है और उसके साथ काम करता है, तो यहाँ पे लिंसी बोलता है कि देखो तुम्हारी दूसरी फैमिली भी है जो कि तुम्हारी पहली फैमिली की मदद कर रही है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पे फिन समझ जाता है कि क्रिस गलत नहीं है, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो और यही कारण है कि उसने टीम को धोखा दिया है। और तब जाकर के उसे याद आ जाता है कि क्रिस ये सब किस लिए कर रहा है, इसलिए वो तुरंत ही उस हॉस्पिटल की तरफ भागता है जहाँ पे मिसैन को रखा गया है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो देखता है कि मिसैन इधर से गायब है और वहाँ पे बेड के ऊपर एक लिखा हुआ था नंबर, जिस पे लिखा था कि कॉल मी। जब वो कॉल करता है तो ये नंबर होता है क्रिस का और यहाँ पे क्रिस उसको सारी बात बताता है। वो बोलता है कि आज तक जितने भी मिशन में हम दोनों साथ गए हैं और हमें बोला गया था कार्ड्स को कलेक्ट करने के लिए, वो सारे कार्ड्स फेक हैं, यानी कि मैंने पहले ही कार्ड्स को चुरा लिया था और फेक कार्ड रख दिया था उनकी जगह, ताकि हाई कार्ड को ऐसा लगे कि सारे कार्ड्स उन्हीं के पास हैं। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं इन कार्ड्स का क्या करने वाला हूँ। फिन बोलता है कि देखो ऐसा कुछ भी मत करो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ था, उनकी मौत हो गई थी। और तुम्हें क्या सही में लगता है कि तुम्हारी बहन की जान अगर बच भी जाएगी तो वो जिंदा रह पाएगी ये सुनकर के कि उसका भाई मर गया है। लेकिन यहाँ पे क्रिस उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो इतना बोलता है कि इस बार मैं अपनी बहन को बचा के रहूंगा। लेकिन तभी एक स्नाइपर जो कि फिन के रूम में होता है वो यहाँ पे तुरंत ही गोली चला देता है क्रिस के ऊपर। यहाँ पे क्रिस को गोली तो लग जाती है, लेकिन सही वक्त पे वो अपनी कार्ड का इस्तेमाल कर लेता है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे जो स्नाइपर होता है वो यहाँ पे फिन को बताने लगता है कि थियोडोरा ने बोला था ना कि क्रिस को अरेस्ट करना है, लेकिन तुम यहाँ पे उसके साथ बात कर रहे हो और तुम्हें पता था कि वो क्या करने वाला है, लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया। यही कारण है कि तुम्हें भी जॉब से निकाला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किंग के जो पैलेस होता है उसके अंदर कई सारे लोग आ जाते हैं हमला करने के लिए और इन लोगों को भेजा होता है बैन ने। अब यहाँ पे हाई कार्ड के भी कई सारे मेंबर्स होते हैं जो कि लगातार इन लोगों से लड़ रहे थे, लेकिन ये सब चाहते थे कि ये लोग फिन और क्रिस की मदद करने के लिए जाएं। लेकिन यहाँ पे जो लियो का फादर होता है वो उसको ऐसा करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि सबसे पहले इस मैंसन को बचाओ और उसके बाद जाकर के उनकी मदद करना। और यहाँ पे लियो को अपने फादर का हुक्म मानना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे जो फिन होता है स्नाइपर से एक सवाल करता है, लेकिन स्नाइपर कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो हाई कार्ड का मेंबर नहीं रहा। तो फिन उधर से जाने लगता है, लेकिन तभी जैसे वो गेट खोलता है उसके सामने 2 बॉडीगार्ड होते हैं जो कि उसके सिर पे मार करके उसे बेहोश कर देते हैं और ये बॉडीगार्ड उसको अपने साथ लेकर के जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे शुगर आ जाती है जो कि अपनी पुलिस की पावर का इस्तेमाल करती है और बाद में बोलती है कि यहाँ पे फिन को मेरे हवाले कर दो। और ये बॉडीगार्ड ऐसा कर भी देते हैं क्योंकि वो लोग पुलिस की रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन तभी यहाँ पे एन वक्त पे फिन को होश आ जाता है और वो तुरंत ही शुगर की चाबी ले लेता है उसकी कार की और फिर बाद में वो कार में बैठ जाता है वहाँ से जाने के लिए। लेकिन कार के अंदर आ जाने के बाद उसे पता चलता है कि शुगर की कार में चेल्सी भी है। लेकिन फिर यहाँ पे बॉडीगार्ड भी उसका पीछा करने वाले थे, लेकिन बॉडीगार्ड्स को पता चलता है कि शुगर ने उनकी कार की चाबी ले ली है और अब यहाँ पे शुगर पीछा कर रही है फिन का। और इधर पे हम देखते हैं कि रास्ते में क्रिस को कुछ पुलिस वाले मिलते हैं जो कि उसका रास्ता रोक लेते हैं। अब यहाँ पे क्रिस बहुत ही आराम से कार से बाहर निकलता है और पुलिस वालों को समझा रहा होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले क्रिस को पहचान जाते हैं और बाद में बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे हमारे
हमारे साथ आना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे बैन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोद देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे इतने बड़े गड्ढे के अंदर सारे पुलिस वाले चले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बैन जो है क्रिस से बात करता है और बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम उन कार्ड्स का क्या करने वाले हो, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुमने हाई कार्ड को धोखा दिया और मैं तो चाहूंगा कि तुम अपना काम अच्छे से कर लो। अभी सारी बातें सुनने के बाद क्रिस को समझ में नहीं आ रहा होता है कि बैन उसकी मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो उसका राइवल ग्रुप का है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अपनी बहन की जान बचानी है, तो वो यहाँ पे बैन की मदद ले लेता है। अब इधर पे फिन चेल्सी को पूरा बात बता देता है क्रिस से रिलेटेड। वो बोलता है कि क्रिस उन 4 कार्ड का इस्तेमाल करने वाला है ताकि वो अपनी बहन की जान बचा सके। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पे चेल्सी बोलती है कि तुम्हें याद तो होगा ना कि जब उस दिन हम चारों एक साथ थे, तब उसकी बहन ने बोला था कि मुझे सबसे बड़े वाले विली पे जाना है, क्योंकि वहाँ पे उसके फादर उसको अक्सर लेकर के जाते थे बचपन में। लेकिन तब क्रिस ने उसको जाने से मना कर दिया था और बोला था मैं तुम्हें बाद में लेकर के जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि क्रिस अपनी बहन को उसी विली के ऊपर लेकर के जाए। और तब यहाँ पे बार्नेट का कॉल आता है फिन को, और यहाँ पे बार्नेट बोलता है कि मैंने सारी बातें सुन ली, क्योंकि मैंने एक ट्रांसमीटर डाल दिया था तुम्हारे जैकेट पे और मुझे पता है कि क्रिस क्या करने वाला है, इसलिए मैंने तुम्हारी कार पे लोकेशन भेज दिया उस बड़े वाले झूले का। लेकिन तभी ये औरत इनके ऊपर हमला कर देती है और इस हमले में यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए चेल्सी और फिन ब्रिज से नीचे कूद जाते हैं। लेकिन इस चक्कर में यहाँ पे चेल्सी को चोट लग जाती है और वो यहाँ पे फिन को बोलती है कि तुम्हें आगे जाना होगा ताकि तुम क्रिस को बचा सको। और यहाँ पे बर्नार्ड लियो को सारी बात बता देता है कि फिन क्या करने वाला है। ये बात सुनते ही वो अपने फादर को बोलता है कि मैं तुरंत यहाँ का काम कंप्लीट करके तुरंत जाऊंगा क्रिस को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे थियोडोरा ऐसा करने से मना करता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे लियो हर एक आदमी को हरा देता है और चला जाता है किंग के रूम में ताकि वो किंग की जान बचा सके। लेकिन वो रूम में आने के बाद देखता है कि यहाँ पे जूलियस नहीं है और यहाँ पे थियोडोरा यानी कि उसके फादर उसको बताते हैं कि जूलियस को हमने पहले ही बचा लिया था। और ये बात सुनते ही यहाँ पे लियो को बहुत गुस्सा आता है। इधर पे क्रिस अपनी बहन के साथ उस बड़े वाले झूले पे पहुंच जाता है और इधर पे हम देखते हैं कि फिन जब भाग रहा होता है तब वो लड़की फिर से उसका पीछा करने लगती है और वो एक कार उठा करके फेंक देती है फिन की तरफ। लेकिन यहाँ पे बर्नार्ड विंडी के साथ आ जाता है और विंडी एन वक्त पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे फिन की जान बचा लेती है। और फिर इसके बाद बर्नार्ड अपनी कार में बिठा लेता है फिन को। उसके थोड़ी देर के बाद यहाँ पे यांग भी आ जाता है सुगर के साथ और यहाँ पे दोनों मिलकर के विंडी की मदद कर रहे होते हैं ताकि वो लोग मिलकर के इस औरत को हरा सके। इस औरत को हरा देने के बाद इधर पे हम देखते हैं फिन को जो कि बर्नार्ड के साथ लगातार जा रहा होता है। वो दोनों यहाँ पे देख लेते हैं कि क्रिस ने रिचुअल को स्टार्ट कर दिया है और उसकी रोशनी ये दोनों भी देख पा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो दोनों उस तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि बहुत ही लंबा रास्ता उन्हें तय करना है। और तभी वहाँ पे लियो आ जाता है विजय के साथ और उनके ट्रक में भर के पैसा था। तब यहाँ पे लियो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उन पैसों को कन्वर्ट कर देता है एक बड़े से ब्रिज में। और अब धीरे धीरे वो दोनों यहाँ पे झूले के पास पहुंच रहे थे। लेकिन एन वक्त पे यहाँ पे ट्रक के अंदर का सारा पैसा खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लियो और ज्यादा ब्रिज नहीं बना पाता। और उसके बाद वो तुरंत ही यहाँ पे बोलता है फिन को कि तुम्हें यहीं से निशाना लगाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी कार ब्रिज के ऊपर चली आती है और फिर यहाँ पे जब उनकी कार नीचे गिरने वाली थी तब फिन अपनी कार से निकल जाता है। वो तुरंत ही गोली चलाता है और उसकी गोली सीधा निशाने पे लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रिस का जो रिचुअल है वो टूट जाता है क्योंकि उसकी गोली लगी होती है कार्ड को, जिसके बाद उसका रिचुअल खत्म होता है और यहाँ पे क्रिस और उसकी बहन की जान बच गई थी। लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्रिस हो जाता है बेहोश और हम देखते हैं कि यहाँ पे विजय ने बर्नार्ड को और फिन को नीचे गिरने से बचा लिया था। अब अगले दिन जब क्रिस को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में अपने आप को देखता है जहाँ पे उसकी पूरी टीम थी और यहाँ पे उसको पता ये चलता है कि मिसैन की हालत अब पहले से ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मिसैन कम्प्लीटली ठीक हो गई है, लेकिन पहले से उसकी हालत अच्छी है और ये जानकर के क्रिस को अच्छा लगता है। इसके अलावा यहाँ पे बर्नार्ड जो है थियोडोरा से मिलता है और उसको सारी बात बताता है क्रिस से रिलेटेड और यहाँ पे फिर क्रिस को माफ कर दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि तुम फिर से टीम में शामिल हो सकते हो। लेकिन उसे पता ये चलता है कि इस बार फिन उसका जूनियर नहीं है क्योंकि अब फिन भी उसी पोजीशन पे काम करेगा जिस पोजीशन पे क्रिस काम किया करता था, क्योंकि जब क्रिस हॉस्पिटल में था तब यहाँ पे फिन का हो गया था प्रमोशन। ये सुनने के बाद यहाँ पे क्रिस सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि फिन आगे चल करके मेरा सीनियर बन जाए। और इसी के साथ ये एनिमे होता है यहाँ पे खत्म।